फिर से आज भारतीय बाजारों में पिछले 2 दिन की कहानी। मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से तेज मुनाफा वसूली और दिन के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए बाजार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा 16,000 होल्ड कर पाएंगे या आज टूटेगा। आखिरी 1.5 घंटे की रिकवरी और कल की एक्सपायरी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। रोज की तरह हम देख रहे हैं अच्छी शुरुआत के बाद फिर से आया डिप। डेज लो पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी बात है, कल डेज हाई पर थे और फिर बाजार गिरे थे। तो अनिल जी, डेज लो पर है, यानी कि अब तो रिकवरी होंगे। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले कि रिकवर हो ना हो उसके हम डिटेल में डिस्कशन करें। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बाजार की बड़ी बातें इस वक्त की देख ली जाए। दीप की अब तक का एक्शन कैसा रहा है। लगातार तीसरे दिन ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। 16,000 के करीब पहुंचते हुए बाजार और आज भी वही 16,200 के ऊपर टिकने में रही मुश्किल। बैंक निफ्टी मजबूत रहा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन निफ्टी ने साथ नहीं दिया। तो 34,700 को पार करने के बाद अब 34,400 के आसपास, हालांकि अब भी 100 पॉइंट मजबूत है, यानी कि कम खराब है। आईटी में, मेटल्स में और सरकारी बैंकों में यहाँ बिकवाली ज़्यादा है। 2 सेक्टर वो जिससे हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, आईटी और मेटल से दूर रहिए। यहीं पर अब भी तेज बिकवाली होती दिख रही है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स ने आज बाजार को संभाला है और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां से मजबूती आती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, मजबूत होने के बाद अब सपाट हो चुके हैं। न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। नेस्डेक फ्यूचर्स का भी यही हाल है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसमें काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान डाउ फ्यूचर्स का भी है। यूरोप आधा से 1/4% के आसपास मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। ये है बाजारों का अब तक का पूरा हाल। तो ये है आपके लिए एक्शन। और सर, आज ब्रॉडर मार्केट्स में और ज्यादा पिटाई हुई। तो आज जम के पिटाई हुई। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे 2-2.5% फिसले हैं। तो निफ्टी में तो ऑब्वियसली अब हम गिरावट देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और थोड़ा खराब होते हुए दिखाए। अगेन डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, अब सपाट हो गए, बट खराब नहीं है जिस तरह से हमारे बाजार गिरे। तो ये भी हमारे बाजारों में कुछ चल रहा है एक्सपायरी से पहले का एक्शन, या फिर जो रोज का थोड़ा हो गया है कि एक बार तो बाजार को गिरना होता है, वही हो रहा है। स्मॉल कैप थोड़े खराब हैं आज खराब है सर, थोड़े नहीं ज्यादा काफी खराब है आज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब है। दो चीज़ें हैं दीप। एक तो ये कि वो स्टॉक्स खराब हैं जिनकी रोल ओवर्स होनी है एक्सपायरी के ठीक पहले। तो रोल ओवर्स के पहले लॉन्ग पोजीशंस के रोल ओवर करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल सा मामला होता दिख रहा है, नंबर 1। दूसरा, कैश मार्केट के वो स्टॉक्स बहुत खराब है जहाँ जरा भी नतीजे कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। तो रिजल्ट्स की मार बहुत तेज पड़ती हुई दिख रही है। तो जो स्टॉक 10 से 20% की रेंज में गिरे हुए हैं वो सारे वो हैं जो खराब रिजल्ट्स वाले, या 5% वो गिरे हुए हैं जिनकी सर्किट लिमिट ही 5% है, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा गिर नहीं सकते। तो आज का जो दर्द है वो ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा है, निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर ज़्यादा है बजाय। और ये एक अच्छा कंफर्ट कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा। लगातार आप देखिए 2 चीज़ें आपको दिख रही है और दोनों अलग अलग दिख रही है। एक, अमेरिकी बाजार बार 31,000 के नीचे जाते हैं, गैप से खुलते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमारे बाजार बार ऊपर खुलने की कोशिश करते हैं। सुबह एकदम ऐसा मतलब कि आज तो सीना तान के निकले हैं और मतलब दोपहर 3:30 बजे दुम दबाकर भाग जाते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली वैसे ही होता दिख रहा है। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। अल्टीमेटली 9:15 बजे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा 3:30 बजे ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप 3:30 बजे का सौदा वो होता है जो आप नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। और नेक्स्ट डे को लेकर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है वो उस दिन पता चलता है। अब होता ये उस कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनके लो पर बंद होते हैं और फिर लगता है कि अमेरिका में उतना खराब नहीं हुआ जितना हम 3:30 बजे सोच रहे थे। फिर आप जोश से आते हैं कि आज तो ठीक होगा, फिर वही होता है। तो 3 दिन की कहानी यही है। उम्मीद करें, और वो आखिरी उम्मीद है कि 16,000 के नीचे बनना हो। फिलहाल तो डेटा कह रहे हैं कि रुकेंगे। हाँ, चलिए, कह तो रहे बॉटम पर है, हल्के बाजार है, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सुबह बताई भी थी। और डाउ इतना खराब नहीं है रिलेटिव। देखो, मैं अच्छा तो नहीं कह सकता डाउ को, लेकिन मैं खराब भी नहीं कह सकता। भाई ये तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ये भी है दीप कि आंकड़े एफआईएस के उतने बुरे नहीं बेचने के। बेसिकली कल और आज की सेकंड हाफ की जो बिकवाली है वो ट्रेडर्स की तरफ से ज्यादा है बजाय बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ। सो ट्रेडर्स तो कहीं न कहीं तो बेच के थकेंगे, रुकेंगे। सो आई थिंक, मेरा ये मानना है बचे हुए समय के लिए 15,950 16,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आसानी से नहीं टूटने वाला। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत जोश में आ जाए कि अनिल जी ने तो बोला 15,950 16,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब तो यहाँ से भागने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 16 125 16,200 सप्लाई जोन है, वहाँ पहुँच जाए तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानी कि आपको फिर से ऊपर निकलने में हल्का होने का मौका मिला। तो 16,200 के जितना नज़दीक मौका मिले हल्का होना है।
15,950 16,000 आता है, तो वहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन काट सकते हैं, हल्की फुल्की लॉन्ग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो होगा आपका 15,950 के स्टॉप लॉस के साथ ही लॉन्ग में रहना है आपको। अंडरस्टूड सर, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए बाजार का एक्शन इस समय। डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं बट सपोर्ट के बेहद करीब है, ये अच्छी बात है। आइए जानते हैं फिर खबरों वाले शेयर्स, आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है आपको नजर। कुशल, अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो निफ्टी की 3 कंपनियां कोल इंडिया, बीपीसीएल और अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से 6 कंपनियां, बाटा इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, नालको, साथ ही पीएफसी, टोरेंट फार्मा समेत वर्लपुल के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट टोरेंट फार्मा और जीएमएम फॉडलर के नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी आज बोर्ड बैठक होने वाली है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस की जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर भी हमें फोकस रखना है। कल के सत्र में हिंडाल्को निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है, चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूं, जिसमें बर्जर पेंट्स, कोलगेट, कमिंस, मदरसन सुमी, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। मई सीरीज की मंथली एक्सपायरी है डेफिनेटली, और एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ ये बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। प्राइस बैंड 610 से 642 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। सैक्सॉफ्ट की बोर्ड की बैठक है, यहां पर जो शेयर विभाजन 10:1 के रेशियो में ये इस पर विचार किया जाएगा, तो ये देखना होगा कि यहां पर क्या डिसीजन निकल कर आता है। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स बोर्ड की बैठक होने वाली है, यहां पर 1000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। आईटीसी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, और साथ ही यूएस के Q1 जीडीपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। 27 मई अंत में यहां पर शुक्रवार को जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी से, और साथ ही एफएनओ स्पेस से एस्ट्रल, सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, गेल, ग्लेनमार्क, इंडिया सीमेंट्स, जीएसपीएल, इन्फोएज, साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। पारादीप फॉस्फेट्स की लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी शुक्रवार को ही, तो यहां पर हमें फोकस रखना है। सब्सक्रिप्शन करीबन 1.75 टाइम्स यहां पर हुआ था। जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगा, क्यूआईपी के जरिए ये पूंजी जुटा सकते हैं। साथ ही कुछ एक चुनिंदा इक्विटी डेरिवेटिव्स में आपको एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन फ्रेमवर्क 15% पर ये लागू होता हुआ दिखेगा 27 तारीख से, जिसमें सन टीवी, अदानी पोर्ट्स और ग्रैन्यूल्स इंडिया शामिल है। मन्नपुरम फाइनेंस अंतरिम डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। और फाइनली मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर जो बायबैक का इन्होंने ऐलान किया था उसकी रिकॉर्ड डेट। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नतीजों तो फुल फ्लो में है ही, और भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कुछ नतीजे और ऑफकोर्स आज की खबरें क्या कह रही हैं। नतीजों में सबसे पहले गार्डन रिच, जिसके मिक्स्ड नतीजे आते हुए दिखे हैं। स्टैंड अलोन आए 37% बढ़कर आई है, पर हालांकि जो सबके इसमें पेन है वही मार्जिन्स पर कट देखा गया। 9.6% से घट कर 5.9% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा है, मुनाफे में भी कटौती दिखी गई, 58 करोड़ से घटकर 47 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट ने विनिवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और हिंदुस्तान जिंक में टोटल जो 29.5% हिस्सेदारी है वो लगभग 36,000 करोड़ में इसको बिक्री की जाएगी। एनटीपीसी कोजेंसीज के हवाले से खबर है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी को लिस्ट करने का लक्ष्य है, और इनका आईपीओ की शुरुआत का जो कामकाज है वो शुरू कर दिया गया, और FY24 के शुरुआत में ये लाया जा सकता है। स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल सेटलमेंट दाखिल कर दिया गया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और क्रेडिट स्विस के साथ उन्होंने जो फाइनल सेटलमेंट है उसे दाखिल किया है, और सेटलमेंट के तहत जो भी अग्रिम भुगतान है वो भी उसमें शामिल है। अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्लूमबर्ग से हवाले से खबर है, जिसमें अल्ट्राटेक को रेल फ्रेट प्रोजेक्ट मामले में कंपनी के हक में फैसला दिया गया है। वही श्री सीमेंट के लिए कंपनी के छत्तीसगढ़ फ्रेट प्रोजेक्ट पर कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए लगभग रोक लगाई है। नेटको फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन और मोमेंटो फार्मा 2 कंपनियों ने मुकदमा दायर करा है 2 पुराने पेटेंट के उल्लंघन के चलते, और नेटको फार्मा और म्यालन के खिलाफ ये मुकदमा दाखिल किया गया है। एनएमडीसी, जिसमें लंप आयरन ओर की कीमतों में लगभग 600 प्रति टन की कटौती, और फाइन और कीमतों में लगभग 750 टन की कटौती की गई है। अंत में मेरे पास 2 ब्लॉक डील है, जिसमें जोमेटो, जिसमें 25.7 लाख शेयर के कई सौदे, और वेदांता में 15.4 लाख के कई सौदे। तो ये है आपके लिए कुछ ब्लॉक डील्स भी, और साथ ही नतीजे और खबरें जो आती हुई दिख रही हैं। आइए फिर हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लेते हैं पहली पिक क्लोजिंग शो की सच जी की तरफ से बिगुल DTSTT का। गुड आफ्टरनून सच जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, यहाँ पर मैं 2 कॉल देना चाहूंगा। एक आप आराम से भी दे सकते हो, आज वैसे भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है इन सब लोगों के मूड से कि बहुत ज्यादा कॉल्स आएंगे, नहीं तो जनरली 2 बजे के पहले वागले साहब का भी आ जाता है, आशु जी भी हाथ खड़ा करते हैं, किरण जी भी बोलते हैं पहले मेरा ले लेना, ऐसा किसी का कोई मूड दिखना, किसी का है ये
आशु जी ने तो सरेंडर कर दिया। आशु जी का तो क्या है, 3 मिनट 4 मिनट जो करना होगा पहले कर लेंगे, फिर आराम से। उनका फॉर्मूला मालूम है क्या आपको? रिलैक्स करेंगे, हाँ। उनका फॉर्मूला मालूम है, नहीं मालूम है? नहीं, क्या? अरे मैंने पूरा क्रैक कर लिया फॉर्मूला। आशु जी का सिस्टम कैसा है, पहले मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मेरे को जो बोलना है मैं बोल दूंगा, पहले स्प्रेड दे देंगे, फिर स्टॉक दे देंगे, 3 4 5 मिनट 7 मिनट का एकदम राष्ट्र के नाम संदेश उनका जो चलता है चलता है। उसके बाद आशु जी कुछ काम नहीं करते। उसके बाद आशु जी एक ही काम करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, करेक्ट, किसने क्या बोला, Monitoring करते हैं। किसने कैसे बोला, उसके पूरा फोकस आशु जी का रहता है। और उसके बाद अगली वाली अपीयरेंस में फिर उसके ऊपर जिसने जो बोला उसको मिला के फिर बोलते हैं। ये हमारी रिसर्च गलत भी हो सकती है, देखो हम ऐसा दावा तो नहीं करते 100%, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड ऐसा है कभी गलत हुई नहीं। लेकिन आइए तब तक बिगुल सचिन जी के लिए बीटी। एक मिनट, बंसल जी ने बीच में रोक दिया। सचिन जी पहले ले लें, नहीं तो पता चला आपके कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बंसल जी की बात बीच में काट के आगे बढ़े तो जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए आशु जी वो तो सब कर रहे होते हैं, साथ साथ अनिल जी एक चीज भूल गए आप, उनकी नजर आपकी कुर्सी पे भी होती है। जब जब वो फ्री होते हैं, मतलब कि बिगुल नहीं बज रहा होता, तो नजर अनिल जी कुर्सी पे होती है आपकी। मैं भूला नहीं हूँ, भूलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक बात तो भूलूं ताकि मैं ढंग से शो कर पाऊं, मतलब बेफिक्र होकर। बताएं सचिन जी, आपकी दोनों कॉल बैक टू बैक, बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट अपॉर्चुनिटी होगी वापस। यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से सीमेंट्स में ब्रेकडाउन हुआ है, अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने मंडे के सत्र में भी एक नेगेटिव कॉल रखा था, एंड जिस तरीके से ये 5800 का लेवल भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स कंटिन्यूड ही रखने चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, छोटा सा अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो लगभग अराउंड 5860 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 5888 पे, एंड टारगेट नीचे एक ही दूंगा मैं 5690 का। तो बिकवाली करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में, एंड खरीदारी करनी है आपको भारतीय एयरटेल्स के फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक प्लेस्ड है। जिस तरीके से इसने 680 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छी तरह डिफेंड किया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही वापस रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बार वापस रिबाउंड हो सकता है 700 लेवल के आसपास का, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 686 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। ओके, 680 का स्टॉप लॉस लगाकर आप भारतीय एयरटेल में बनाए तेजी की पोजीशन। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। और अल्ट्राटेक बेचे, अगर सचिन जी किसी का मन हो तो एक भी ले सकते हैं, या परफेक्ट हेजिंग के हिसाब से करो तो दोनों करो, नहीं तो मत करो। नहीं जी, ये हेजिंग के हिसाब से नहीं था, ये प्योरली अपॉर्चुनिटी के हिसाब से था। बिकॉज मैं बार बार बिगुल की रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड मुझे लगा कि काफ़ी बड़ी आज कतार होगी, तो इसलिए मैंने सोचा है पहले बिगुल में मेरे दोनों ट्रेड इनिशिएट कर दो। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वही हमारी भी प्रॉब्लम है। जब हम सोचते बिगुल बजे उस दिन कोई बजवाना नहीं चाहता, जिस दिन जब सब बजवाना चाहते उस दिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो चलिए बढ़िया, आपका काम तो सुबह सुबह हो गया, एक ही साथ दोनों कॉल्स आपकी तरफ से आती हुई। आइए अगला बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं बंसल जी। देखिए अनिल जी, कॉल तो मेरे पास था और देने का इरादा नहीं था, बाय साइड का कॉल है, बट आपने जब बोला कि आज बिगुल नहीं बजेंगे तो चैलेंज मान के अनिल जी कॉल दे रहा हूं। और खरीदारी की राय है, खरीदना है क्यूमिंस पे खरीदारी की राय है। एक तो मंदी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, एक्सपायरी के नजरिए से खरीदारी की राय है। 1000 का स्टॉप लॉस है, 1047 से लेकर 1050 के टारगेट के लिए कमेंट्स को खरीदना, और एक बार 1040 के लेवल यहां पर आ जाते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए। तो क्यूमिन से वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई बंसल जी की तरफ से। बंसल जी सिर्फ दबाव में दिया या चार्ट पे भी मजबूत दिख रहा है, ताकि लोगों को उस पर एक्शन लेना न लेना पता चल जाए? नहीं अनिल जी चार्ट्स पे मजबूत है, तो मार्केट थोड़ा सा वीक है, और ऊपर से अनिल जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो रिपोर्ट कार्ड लेके अनिल जी बोलने के बाद सबका लेखा जोखा लिखेंगे, तो अवॉइड कर रहा था। बट अनिल जी फिर जब चैलेंज आया तो फिर चैलेंज के आगे कुछ नहीं। अनिल जी चार्ट स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। और आप देखिए अनिल जी कोटक बैंक वगैरह भी दिए थे, गिरे नहीं अनिल जी। जितने भी स्टॉक गिरते बाजार में तेजी के भी दिए हैं, लीवर भी दिया है वो भी चला है, कोटक बैंक दिया है वो भी चला है,
और ये कमेंट्स भी चलेगा अनिल जी, चार्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस है। ये बहुत बढ़िया, तो चार्ट पर है कॉन्फिडेंट, क्यूमिंस खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है, ये है आपके लिए। इस बीच हमारी टीम बता रही है कि रूबल का दाम अमेरिकी डॉलर के सामने 7 साल की ऊंचाइयों पर है। युद्ध अमेरिका में हो रहा है या रशिया में हो रहा है? और बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है सर, वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। जिसके यहाँ युद्ध हो रहा है उसी की करेंसी बढ़िया, वाह भाई। तो क्या मतलब रुपए को 77 से 70 लाने के लिए कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा? अलग ही ट्रिगर चाहिए, सच मतलब में। गजब ही हो गया ये तो, रूबल अलग ही मजबूती हुई जा रही है। चलिए बढ़िया बात है। आइए हमारे साथ आशु सर भी है। आशु सर से एक बार ले मार्केट पर आए और उनकी स्प्रेड, उससे पहले सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी का जो मेरा कॉल है, सुबह से मैंने 3 स्टॉक दिया, तीनों ही 2 स्टॉक सेल में दिया था, डे लो के आसपास है, 1 स्टॉक बाई में दिया था, डे हाई के आसपास है। अभी जो मैं निफ्टी को देखते हुए एक बाई कॉल दे रही हूँ और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अभी डे हाई के आसपास ही है, सर्किट लग सकता है कभी भी। स्टॉक का नाम है कॉनकॉर। मंडे को 10 की कमाई का स्टॉक मैंने दिया था। कंटेनर कॉर्पोरेशन स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त तेजी अभी देखने को मिल रहा है। मेरा टारगेट है 670। ये कहाँ पे सर्किट लगेगा मालूम नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया, शुरू में हाथ उठा नहीं पाया इसलिए मौका नहीं मिला, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक 670 680 के ओर भागने वाला है। मंडे को जो भी जिन्होंने भी लिया है 10 की कमाई का कॉल और मेरा कहने पर जिन्होंने होल्ड किया है, वो अभी अच्छा पैसा बना रहे हैं और यहाँ से भी मुझे लगता है कि स्टॉक 670 680 के ओर भागने वाला है। 630 का स्टॉप लॉस होगा और कॉनकॉर को खरीद कर चलिए 670 680 का स्टॉप लॉस के साथ टारगेट के लिए। तो 70 680 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त कॉनकॉर में। आइए बढ़ते हैं आगे और आशु सर से करते हैं मुलाकात। सर पहले एक बार मार्केट व्यू और अगर कोई स्प्रेड है तो बताएं सर। अनिल जी स्प्रेड है, स्प्रेड से पहले मार्केट व्यू दे देता हूं। अनिल जी मार्केट वही 16,100 और ऊपर 16,400 500 सेम बात है। और अनिल जी हम उस जो रेंज के लोअर बॉटम पे हैं, तो जब तक 16,000 नहीं टूटता मुझे लगता है कि यहाँ से लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, उसके लिए स्प्रेड है। मैं स्प्रेड पहले देता हूँ अनिल जी, फिर मैं थोड़ी ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात करूंगा। तो अनिल जी सेम व्यू की वजह से कि 16,100 है, यहाँ से कुछ रिवर्सल आना चाहिए। कल की एक्सपायरी की अनिल जी 16,100 की कॉल लेनी है जिसका भाव है 70 रुपए, और 16,200 की 2 बेचनी है जिसका भाव है 35 रुपए। तो अनिल जी 16,100 16,200 1:2 का स्प्रेड बनाना है, साथ साथ बनाना है, 1 पैसा भी नहीं लगेगा आपका। अनिल जी अगर रिवर्सल आना है 100-150 पॉइंट का तो इसमें जैकपॉट लग जाएगा, और अगर नहीं आना तो 1 भी पैसा नहीं लगेगा। अनिल जी देखिए ऊपर में कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन क्या होता है कि अनिल जी वो जो हम पिछले दिनों में ही बात कर रहे थे कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस से डाउ बढ़ सकता है, वो इंसिडेंटली एक दिन 600 पॉइंट बढ़ा भी, लेकिन हमारी मार्केट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें इनहेरेंट वीकनेस दिख रही है। तो स्टॉक्स का जो अनिल जी डैमेज हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और अनिल जी आपके देखिए स्मार्ट मनी क्या कर रही है। अनिल जी जिस सेक्टर में लोगों ने पैसे बनाए थे पिछले 2 साल में या पिछले 6 महीने में, जिस सेक्टर में यूफोरिया बना, अनिल जी कहां से स्टार्ट हुआ, फार्मा, फिर मेटल्स, आईटी, फर्टिलाइजर का मैंने अनिल जी पिछले हफ्ते जब हम स्टूडियो में थे वर्ड ऑफ कॉशन दिया था कि अब इस सेक्टर से डर लग रहा है। तो अनिल जी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पकड़ के पैसे निकलवा रहा है कि कहां बताओ आप लाइन से अटेंडेंस किस सेक्टर में पैसे बने थे तो उसमें पैसे निकल रहे हैं। तो अनिल जी अच्छा साइन तो नहीं है फॉर श्योर कि जहां पावर स्टॉक्स में बने थे वहां से निकलते हैं, तो जहां पैसे बनाए थे अनिल जी वहां से पैसे निकल रहे हैं। तो ये ब्रॉडर मार्केट के लिए तो अनिल जी अच्छा साइन नहीं है। और अनिल जी हमने पास बुल मार्केट में भी देखा अनिल जी, जब मिड कैप स्मॉल कैप्स है 70% भी करेक्ट होते हुए देखा है। तो कोई मुझसे पूछता है कि 70 वाला सेल क्या 50 रुपए भी हो जाएगा, तो मैं अनिल जी मैं मतलब इसमें स्पीचलेस रहता हूं कि मुझे कोई जवाब नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। बट अनिल जी जो रिकवरीज आएंगी, जो स्ट्रेंथ है लेड बाय रिलायंस, जिसका मैं कई बार पिछले 15 दिन में जिक्र कर चुका हूं कि मुझे सिर्फ रिलायंस ही अच्छा लगा, लेड बाय रिलायंस इंडेक्स में रिकवरीज आ सकती है। और रिकवरी अनिल जी कल के लिए 16,100 16,200 का बुल स्प्रेड है, जिसमें पैसा आपका एक नहीं लगेगा, नीचे में 1 पैसे का लॉस नहीं है, आप सेफ है 16,300 तक। 16,300 से अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको इसमें लॉस होना शुरू होगा, जो कि इन ऑल लाइकलीहुड नहीं लगता। और अनिल जी अगर 16,300 जाएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाएगा तो शायद बाकियों का कुछ भला हो जाए। तो अनिल जी इस स्प्रेड से जो ट्रेडर है उसके लिए ये स्प्रेड है। और अनिल जी ये ट्रेडर्स मार्केट है, इन्वेस्टर्स की तो चोट और गहरी होती जा रही है, और जितना गहरा गड्ढा हो रहा है अनिल जी उतना बाउंस बैक मुश्किल होता जा रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या होगा ब्रॉडर मार्केट। तो अनिल जी दीपांशु भी कह रहा था कि थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं अनिल जी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अब तो ऐसे स्टॉक इस लेवल पे मतलब टूट रहे हैं
जितना अनिल जी नीचे जा रहे हैं बाउंस बैक उतना मुश्किल होगा। तो मतलब वो जो आप एक बार पिछले दिनों में एक बार बात भी कर रहे थे वी शेप रिकवरी की, अनिल जी वो वी शेप रिकवरी तो छोड़ो, वो यू कितना बड़ा बन जाएगा उसका नहीं पता कि स्टॉक्स रह जाएंगे। और इंडेक्स में अगर काम करना है तो नहीं करना है, अनिल जी प्योर ट्रेडर्स मार्केट है, नीचे के घर खुले हुए हैं। अगर 15,900 इस बार टूट गया तो जो 15,700 2 बार बॉटम बना है या 3 बार बना है वो भी टूटेगा और 15,500 भी हम आ जाएंगे। तो इसलिए नीचे के लिए तो अनिल जी कोई स्प्रेड बनता नहीं है और नीचे का रिस्क लेना नहीं है, इसलिए पैसे लगाने नहीं है। अच्छा आशीष सर, वो जैसे एक बार अभी 2 हफ्ते पहले भसीन साहब बोले थे ना कि अगर इस हफ्ते बॉटम नहीं बना तो मैं वो शो करना छोड़ दूंगा। आपने भी 4-5 मिनट और बोला तो मैं बिजनेस जर्नलिज्म से मैं ना जनरल न्यूज चैनल में चले जाऊंगा। मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जनरल न्यूज चैनल ही ठीक है। अपनी ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद और कौन कौन सा आजकल मुद्दा चल रहा है वही वाला ठीक है, उसमें अपना डिप्रेशन तो नहीं आता कम से कम। बिल्कुल वो तो यही जी आशीष सर। और अनिल जी कमिंग बैक टू योर ऑब्जर्वेशन, जी कमिंग बैक टू योर ऑब्जर्वेशन जो आपने बोली थी पहले 15 मिनट में, अनिल जी देखिए मैं मतलब कोई फैल्कन या वो लगा के तो बैठा नहीं कि 10 मिनट में प्राइस एक्शन ऊपर और 10 मिनट में प्राइस एक्शन नीचे। मुझे बड़ा व्यू लेना होता है, थोड़ा पोजिशनल लेना होता है। और अनिल जी आपकी ऑब्जर्वेशन राइट थी, तो इसलिए जब तक कोई क्रेडिबल कॉल ना हो तो ओवरऑल व्यू अनिल जी 15 मिनट में मैं शेयर कर लेता हूँ। बाकी 1 घंटे में राकेश जी राइट है, मैं एंकर बनने की प्रैक्टिस करता हूँ। देखो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बस ये जरूर है। तो अभी आपने एक बार मैं आपसे कॉल लूँ, एक मिनट पहले एक बार एनएचपीसी के नतीजे में आशु सर पढ़ देता हूँ। 482 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 516 करोड़ आया। मुनाफे का आंकड़ा ठीक है, मजबूती के साथ आता हुआ दिखा है। और आय भी ठीक है, 1609 करोड़ से 1674 करोड़, तो साल दर साल दोनों ही आंकड़े बढ़े। अब आप ये कह रहे हैं कि 16,100 का एक कॉल खरीदना है, 16,200 के 2 बेचने हैं सर? बिल्कुल अनिल जी, 16,100 का लेना है, 16,200 के 2 बेचने हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ मार्जिन लगेगा। 16,090 चल रहा है स्पॉट निफ्टी। कल अनिल जी अगर 16,150 200 चला जाता है तो कि चांसेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 200-250 भी जा सकता है। लेकिन अनिल जी कॉल नहीं है, मैं कोई ये सोचे कि मैंने 200-250 कहा था और निफ्टी फ्यूचर ले ले तो बिल्कुल इंजूरियस टू वेल्थ है। इसी ऑप्शन स्प्रेड के साथ ट्रेड करना है, चला जाए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। 0 पैसे लगा के आपको 50 से 100 रुपए तक मिल जाएंगे। बाकी मैं कल आपको अपडेट दे ही दूंगा इस स्प्रेड का। और अनिल जी एक अपडेट है कि परसों रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक बोला था वहीं के वहीं है, नीचे नहीं गई है, बहुत अच्छी बात है। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का स्प्रेड दिया था अनिल जी 97.5 के पुट का, वो अनिल जी 1.5 रुपए की पुट 4.25 रुपए हो गई है, 4 रुपए तो अभी भी चल रही है। तो मतलब मोर देन 100% अप्रिसिएशन पुट में हुई है। तो एक एक्सीडेंट हो गया अनिल जी, इसलिए छोटी छोटी पुट्स लेके रखनी चाहिए। और अनिल जी कुछ स्टॉक्स में तो आप देखिए आईडीएफसी बैंक, अनिल जी छोटे वाले स्टॉक्स में ना मतलब इतना बड़ा अनिल जी टोटल आप मिला के देखिए इतना बड़ा वेल्थ इरोजन हो रहा है कि मतलब अब तो जेन्युइनली देख के बहुत दुख होता है। अनिल जी एक बार वो बंधन बैंक की डील हुई थी, तब भी आपने कहा था कि आईडीएफसी पे मुझे एक मतलब राय दी थी कि ध्यान देना चाहिए। अनिल जी ध्यान ना देने से ही प्रॉब्लम होती है, मतलब ऐसे काटा मार रखा है ये एबी कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अनिल जी जब ऊपर जाएंगे आपको नुकसान ही देंगे ये, इसलिए इतना डिसिप्लिन रखा हुआ है कि जिस गली जाना नहीं उस गली देखना ही नहीं है। ठीक बात है, चलिए तो अच्छी बात है। ये है पूरा का पूरा आपके लिए एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। और कॉटन की कीमतों को कम करने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में आती हुई दिख रही है। दाम जिसके ज्यादा होंगे उसके कम किए जाएंगे। आशुतोष सर को सुनकर आप डिप्रेशन में मत जाइए और ये मत सोचिए कि शेयरों के दाम ही कम हो रहे हैं। दाम सबके कम करने की कोशिश सरकार कर रही है, चाहे वो खाने पीने का तेल हो, कच्चा तेल हो, शुगर हो और अब कॉटन, जिससे कि टेक्सटाइल कंपनियों को थोड़ा राहत मिल सके। और कॉटन कंपनियों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहे हैं। अमरीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए पूरी खबर। अमरीश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिली है उसके अनुसार सरकार ने जो पिछले 1 हफ्ते में नोटिस किया है प्राइसेस को, उनका कहना है कि प्राइसेस उसके बाद से, जब से कमेटी बनाई गई थी उसके बाद से प्राइसेस बढ़ने का जो ट्रेंड है वो रुक गया है। साथ ही साथ जो बैठक जो 28 तारीख को शेड्यूल थी, अब वो बैठक मुंबई में होगी, 29 तारीख को होगी। तो उस बैठक में सरकार की नजरें हैं। सरकार की तक को जो कमेटी बनाई गई थी सुरेश कोटक के अध्यक्षता में, वो कमेटी 2 चीजों पर सरकार को सलाह देगी। पहली तो ये कि लॉन्ग टर्म में जो कॉटन के प्राइसेस हैं, जो कॉटन का पैदावार है, उसको किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो प्राइसेस है उनको कम करने के लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस पहली बैठक से ये 2 चीजें निकल कर सामने आएंगी। जो हमें जानकारी मिली है मंत्रालय की तरफ से, उसके अनुसार सरकार बीटी कॉटन यानी कि उन्नत बीज जो कॉटन का है उसको लेकर एग्रीकल्चर मंत्रालय के साथ एक विशेष चर्चा कर रही है और जल्दी ही इस पर एक विशेष नीति अलग से बनाई जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में
कॉटन की पैदावार से संबंधित कोई दिक्कत ना हो और कीमतें इतने लेवल तक जाने से रुक सके। अगर हम कॉटन के एस्टीमेट के देखें तो थर्ड जो एडवांस एस्टीमेट आया था कृषि मंत्रालय का, उसमें 364 बेल्ट के आसपास उत्पादन की बात कही गई है। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि पैदावार इस साल कम है, तो निकट भविष्य में दाम घटने की संभावना कम दिखती है। हालांकि जो इनपुट है, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही है, क्योंकि उनके पास लगभग 120 दिन का पूरा स्टॉक है। तो दाम कहीं से भी कम नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिक्कतें ना आए उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में एक नीति की घोषणा देख सकते हैं सरकार की तरफ से। जी, ये बड़ी खबर। और कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय को एक सिफारिश भेजी गई है। सिफारिश भेजी है एक कमेटी ने जिसकी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। अब 29 तारीख को और मीटिंग हो रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसकी वजह से आप कावेरी सीड जैसे स्टॉक को मजबूती से एक्शन में देख रहे हैं, वो ये कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने जो बीटी कॉटन का जो सीड होता है उसको लेकर भी बैठक की है। और बीटी कॉटन के सीड्स बनाने का काम कावेरी सीड्स, ये मेरे ख्याल से ये है वो कंपनी जो करती है। आज सुबह मेरे ख्याल से, जी हाँ, विजय चोपड़ा साहब की शॉर्ट टर्म पिक भी रही है आज एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में कावेरी सीड्स। तो ये है वो स्टॉक्स जो एक्शन में आपको नजर आ रहा है। जरा जल्दी से इस भागते हुए शेयर के चार्ट्स पर नजर डाल ली जाए। सीबीजी कावेरी सीड्स चार्ट्स देखिए, 285 रुपए के आसपास, सॉरी 585 रुपए के आसपास, 2.5-3% मजबूत है इस खबर के दम पर। है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी बढ़ेगा और मिनिमम जो टारगेट है वो 620-630 के आसपास है। वही इसका हाई है जो कि अप्रैल के महीने में स्टॉक बनाया था। जब ये स्टॉक उस 630 का लेवल पार करेगा तब मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। 650 से 670 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने चोपड़ा सर के रिकमेंडेशन पर लिए हैं होल्ड करें और 620-30 का मिनिमम टारगेट जो 1 से 1.5 महीने में आना चाहिए उसके लिए होल्ड करें। ओके, 620 और 630 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड करके चले, ये आपके लिए होगा बेहतर। इस वक्त ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त कावेरी सीड्स को लेकर सीबीजी की तरफ से। तो ये है एक्शन आपके लिए पूरा का पूरा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी राहत मिलेगी। जिन कमोडिटीज़ के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं और उनको किसी न किसी तरीके से अगर कम लाया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए इसमें जो हो रही है वो ये कि सरकार को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्ट कितना महंगा है और उसका इन्फ्लेशन को कम करने में कितना योगदान हो सकता है। जहां कम हो सकता है, जितना कम हो सकता है करो। करेक्ट, फोकस ये क्लियर है कि बिल्कुल। मतलब ये मत सोचो कि अगर आप सोचोगे कि ओवरऑल पिक्चर में तो इतना से ही कम होगा, नहीं, बूंद बूंद से ही गड़ा पड़ता है। तो जहां जहां जितना जितना कम कर सकते हो कर दो। बहुत क्लियर मैंडेट है एकदम। चलिए, ये है बड़ी चीज़ जिस पर आपको रखना है फोकस रखना है आपको एक और बड़ी खबर पर, एक्सक्लूसिव खबर पर। और वो खबर हमारे लिए आती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सेबी के मामलों की गहरी पकड़ और नजर रखते हैं। बायबैक, ये है वो मुद्दा जिस पर लगातार कभी न कभी किसी न किसी तरह के रेगुलेशंस बनते और बदलते रहते हैं सेबी की तरफ से। अब इस स्पेस में क्या नया होने जा रहा है, किस तरह के नए नियम आने की तैयारी में, और वो नियम किस तरह से निवेशकों को पहुंचाएंगे फायदा। आइए, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बायबैक से जुड़ी हुई तैयार है ब्रजेश हमारे साथ। ब्रजेश, कुछ एक्शन बड़ा होने की तैयारी में? बिल्कुल, हमने जनवरी के आसपास ये बताया था कि बायबैक के जो नियम हैं इनको रिव्यू किया जा रहा है। और उस रिव्यू के लिए कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी काफ़ी चर्चा वर्चा कर ली। उसके बाद एक इंटरनल ग्रुप बना, उसकी भी रिपोर्ट आ गई और अब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी इस पर डिस्कशन पेपर आएगा। तो डिस्कशन पेपर जो आएगा उसमें जो आम तो सहमति बनी है, वो सहमति इस बात पर है कि साल में क्या 1 से ज़्यादा बार बायबैक लाने की इजाज़त दी जा सकती है कंपनियों की। तो जो कमेटी है वो इस बात पर सहमत है कि इस पर विचार किया जाए और जो कंपनियां लाना चाहती हैं उनके लिए ये रास्ता खोला जाए कि वो 1 से ज़्यादा बार बायबैक ऑफर ला सकें। एक ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जो एक लिमिट लगी हुई है कि कंपनियां अपने फ्री रिजर्व और सरप्लस का 25% से ज़्यादा रकम बायबैक के लिए अलग नहीं रख सकती, इस लिमिट को भी रिव्यू किया जाए। तो एक ये अहम बात होगी, क्योंकि आमतौर पर ये डिमांड जो है आईटी कंपनियां करती रही हैं कि उनके पास काफ़ी सरप्लस पैसा है, लेकिन चूंकि नियम है जो कंपनीज एक्ट में है और जो सेबी के रेगुलेशंस हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि वो ज़्यादा रकम का बायबैक लाएं। एक लिमिट लगी हुई है। तो ये लिमिट बढ़ाने के पक्ष में सेबी की जो कमेटी है वो है।
तो ये हालांकि इस पर अभी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है वो अहम फैसला होगा, उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कंपनीज एक्ट में और उससे जुड़े रेगुलेशंस में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं ये सबसे अहम हैं और मुख्य रूप से आईटी कंपनियों की तरफ से ये डिमांड बहुत लंबे समय से की जा रही थी। इसके अलावा एक और जो मुद्दा है कि जो ओपन मार्केट ऑफर की मियाद है वो 6 महीने तक खुली रहती है, जबकि जो टेंडर ऑफर वाला के जरिए आता है तो उसमें 10 वर्किंग डेज की लिमिट होती है। तो ये जो अंतर है बहुत ज़्यादा कि टेंडर ऑफर में और ओपन मार्केट ऑफर में, तो 6 महीने का जो अंतर है इसको घटाया जा सकता है। ये प्रोसेस का पार्ट होगा। इसको लेकर भी मोटे तौर पर सहमति बनी है, इसकी हमें जानकारी मिली है। बड़ी खबर है ये सर, ये तो, और स्पेशली आईटी कंपनीज या वो वाली कंपनीज जो काफ़ी ज़्यादा कैश ऑन बुक्स होता है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने होते हैं, साल में 2 बार बायबैक। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं दीप। एक तो बेसिकली देखिए आईटी कंपनियां बायबैक क्यों कर रही है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया उसके बाद ज़्यादा डिविडेंड प्रोमोटर्स को मिलता है और प्रोमोटर्स को डिविडेंड अगर आप देंगे और उस पर टैक्स ज़्यादा है तो वो मार्जिनल रेट से लगता है तो आपका 43% तक टैक्स पहुंच जाता है। तो कंपनी ने सोचा कि बजाय डिविडेंड देने के ठीक है बायबैक कर लिया जाए और उस बायबैक से आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। करेक्ट, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। प्रमोटर का शेयर तो जब भी बिकेगा लॉन्ग टर्म ही आएगा, 0। करेक्ट, तो वहाँ टैक्स बचता है और पैसे की ऐसी कोई लिक्विड जरूरत तो उनको है नहीं कि डिविडेंड नहीं होगा तो उनका घर नहीं चलेगा। करेक्ट, तो इसलिए सारे प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि बायबैक करें कंपनियां, और स्पेशली आईटी कंपनियां बायबैक करने के लिए कैश चाहिए, तो आईटी कंपनियां स्पेशली टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से बायबैक कर रही है। करेक्ट, अब इस बायबैक में साल में एक ही बार कर सकते हैं। कंपनियां तो कैश जनरेट रोज कर रही है। अब समझो किसी टीसीएस को बायबैक करना है, वो साल भर इंतजार करे, कैश जमा करे और तब तक साल भर तक उसको वो कैश है ना लिक्विड फंड में रखना है, कहीं बैंक में रखना है, उस पर आ क्या रहा है 4%, करेक्ट, 3%, 5%। तो क्यों ना इस बायबैक को आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर पाए, साल से 1 से 2 बार तो करें। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनियां क्वार्टरली डिविडेंड दे तो क्वार्टरली बायबैक क्यों नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो बायबैक अगर आप टेंडर ऑफर से आ रहा है जो 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या हर क्वार्टर कर ले तो भी चलिए, कम से कम 6 महीने में करने की सोच रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। शुरुआत में साल से 6 महीने हो रहा है, ये अच्छा है। दूसरी बात है ओपन मार्केट परचेज का जो बायबैक है वो 6 महीने तक आप आराम से धीरे धीरे खरीद, ये टाइम घटाने की जरूरत है। ये बहुत सही पॉइंट आया है एकदम जो होने जा रहा है। 6 महीने तो क्या लेना लेके खत्म करो ना, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली आज आप बायबैक लेकर आ रहे हो ओपन मार्केट परचेज, देखो एक तो ये कि जो प्रमोटर सीधा डायरेक्ट ओपन टेंडर से ला रहा है उसकी प्राइस फिक्स है, जैसे कि टीसीएस को 4500 में लेना है, कर लिया आ गया खत्म बात, जिसका एक्सेप्ट हो गया बाकी थैंक यू। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये टीसीएस के मैं 4500 तक खरीदते रहूंगा, तो अब टीसीएस का काम क्या हो गया, 6 महीने तक बिजी है, भाव नीचे आएगा तब लूंगा, भाव ऊपर आ गया तो अरे रुकूं, ये सब में क्यों पढ़ना है। आपके पास कैश है, आज डिसाइड करके खत्म करो। तो इस 6 महीने के पीरियड को महीने 2 महीने तक ले आना जरूरी है, ताकि क्या ये एक दूसरी चीज है। तो ये 2 बड़ी चीजें होती दिख रही है। तीसरी साइज, जब कैश जनरेशन ज्यादा हो तो साइज जो फ्री पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 25% अलाउड है, उसको बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट आपको याद होगा दीप, मार्च 2020 में जब बाजार तेजी से गिरे थे तब हमने एक मांग उठाई थी बायबैक को लेकर। हमने कहा कि जो प्रोमोटर्स बायबैक करते हैं, प्रोमोटर्स क्रीपिंग एक्विजिशन करते हैं, 5% ही अलाउ है, और कुछ समय तक के लिए प्रोमोटर्स को अगर 5% से ज़्यादा सालाना खरीदने की छूट दी जाए, तो गिरते हुए शेयर में कम से कम कोई तो सपोर्ट देने को तैयार हो, जिसके पास पैसे हैं वो खरीदना चाहता लेकिन नहीं खरीद पाता। तो ये बायबैक को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें डिस्कशन पेपर आ रहा है, सपोर्ट दीजिएगा पूरा ब्रजेश, बहुत बढ़िया मुद्दे हैं ये सारे। बिल्कुल ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे एज एन इन्वेस्टर या एज ए जो भी हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को लिखते पढ़ते देखते समझते हैं, बिल्कुल, तो अगर ये सपोर्ट जाएगा इस चीज़ के बारे में तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनके ऊपर इस बात का असर होगा कि हाँ अगर ये डिमांड है। और वैसे भी कंपनीज एक्ट 2013 का बना हुआ है, करीब 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें साल में एंट्री हो रही है, तो अगर मौका बन रहा है, परिस्थितियां बन रही हैं तो रिव्यू होना है सारे सेफगार्ड के साथ। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा बायबैक में उड़ा दें और बाकी डेट लेकर कुछ करें, तो ये सब चीज़ ना हो। सरकार अगर ये इंश्योर करेगी कि सारी सेफ्टी बनी हुई है और मौका है, कंपनी जो लाना चाहता है वो रिवॉर्ड करना चाहता है इन्वेस्टर्स को, तो क्यों नहीं करे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बायबैक को लेकर कुछ बड़े नियम। आइए 2:30 बजे का समय स्ट्रेटेजी लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, मुलाकात करेंगे सेठी साहब से। सेठी साहब स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आज आप फिर से आए शो में। कल ही की तरह आज एक पिक है या 2?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पिक्स तो 2 है, दोनों F&O के स्टॉक है आज। क्या बात करें? दूसरा अनिल जी, आज जो ये पिक्स है ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए है। वैसे तो कुछ नहीं करना ही समझदारी है इस बाजार में, न अच्छा। तेजी करके कुछ हो रहा है न मंदी करके हो रहा है। बट जो कंपल्सिव ट्रेडर है जिनको कुछ ना कुछ करना ही है, तो उनके लिए 2 कॉल्स है, तो 2 F&O के स्टॉक है जिनमें खरीदारी करने की। क्या बात है, वाह, 2 F&O स्टॉक और दोनों में खरीदारी। बताएं सर, करें शुरुआत। तो अनिल जी, जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है बैंकिंग स्टॉक है ICICI बैंक। इसके जून फ्यूचर्स 716 717 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदना चाहिए, बिकॉज देखिए अनिल जी, पिछले कई दिनों से हम बाजार में मार्केट देख रहे हैं, रोज बाजार गिरते हैं और ये थमना चाहिए। मतलब 1-2 दिन का बाउंस तो बनता है, तो मुझे लगता है अगर जो बाउंस होगा तो इट वुड बी लेड बाय स्टॉक्स लाइक दिस। तो ये जो पहला स्टॉक है ICICI बैंक, नंबर इस तिमाही के अच्छे थे, बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में भी है। बैंकिंग सेक्टर में इतनी पिछले 2-3 दिनों से बाजार के कंपैरिजन में रेजिलियंस दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर बाजार रिकवर होते हैं तो उसमें लीड करेगा, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है मेरा। इसमें कल या तो एक्सपायरी या फिर मंडे तक मेरा इसमें फ्राइडे तक मुझे लगता है 735 तक के लेवल्स के लिए इसको खरीदारी करें। 705 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, 705 का स्टॉप लॉस और 735 का टारगेट, ये है राय आपके लिए ICICI बैंक में खरीदारी करने की आती हुई दिख रही है। बताएं सर, दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2622-23 के इसके जून फ्यूचर्स है। अभी इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। सेम लॉजिक है कि बाजार में अगर रिकवरी एक्सपेक्ट करनी है तो रिकवरी आएगी, तो रिलायंस के बिना नहीं होगी। और मुझे लगता है स्टॉक काफी अपने ऊपर से भी गिरा है, नतीजे भी अच्छे थे, और जिस तरह से जो मैं कह रहा हूं कि बाजार में अगर एक रिकवरी की उम्मीद रखना कोई अनरीजनेबल नहीं है, मुझे लगता है आनी चाहिए। तो रिलायंस में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। 2660 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 2610 का छोटा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 2 दिग्गजों पर खरीदारी की राय, और सीरीज आप बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहे हैं। ICICI बैंक और रिलायंस दोनों के जून फ्यूचर्स खरीदें, शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया गेंस दिखा सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इस बीच वॉल टाइम के नतीजे आते हुए देख रहे हैं। छोटा स्टॉक है, ज़्यादातर हम डिस्कस नहीं करते हैं, पर मुनाफा 31 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ आया है, अच्छा आंकड़ा है। मार्जिन्स में देखिए अच्छा एक्सपेंशन आपने देखा है। आय 284 करोड़ से बढ़कर 390 करोड़ की आई है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा आय में आपने उछाल आते हुए देखा है। कामकाजी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मुनाफा बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। कामकाजी मुनाफा भी देखिए डबल हो गया है, 33 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ का यहाँ पर कामकाजी मुनाफा है। और मार्जिन्स में भी आपने स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखा है, 11.8 से बढ़कर 17.2। तो पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स के बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। बट बाजार के एक्शन पर भी है हमारी नजर, थोड़ा लेट हो गए, पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, डाउ तो अब लाल निशान में है। शो की शुरुआत करी थी तो गेन्स गिव अप कर रहा था, अब थोड़ा नीचे 50 अंक नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट हो गए हैं। कल हमने देखा यहाँ पर लगभग 2.5% की गिरावट थी, तो ऑलरेडी कमजोरी वहाँ पर बनी हुई है। यूरोप के बाजार अभी भी स्टेबल हैं, थोड़ी बढ़त के साथ हैं। एशिया में मिला जुला कारोबार हुआ था, पर एक बार फिर हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सर क्या करना है इस लेवल पर? देखो, क्लोजिंग आज जो हो रही है अभी तक तो लग रहा है कि 16,000 के ऊपर होने चाहिए बंद। डेटा जो बता रहे हैं वो है कि अब बचे हुए समय के लिए रेंज आपकी 16,000 और 16,200 की है, ठीक है। ऊपर में 16,200 पार नहीं होगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर कॉल्स में, और नीचे 16,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, 90 लाख शेयर यहाँ पर है, और बीच में 16,100 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट जहाँ पर जाकर हम रुक रहे हैं। सो शायद आखिरी 1 घंटे में 16,075 16,125 इस रेंज के नीचे बना रहता है। 16,075 के नीचे तो खराब ही रहेगा, 16,125 के ऊपर निकला तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तब 75 पॉइंट का मूव आप मान सकते हैं। यानी कि 16,075 के नीचे आप बने रहते हैं तो 16,000 तक आ सकते हैं, 16,125 के ऊपर बने रहते हैं तो 16,200 तक जा सकते हैं। और अगर 16,000 और 16,200 दोनों को ही तोड़ा तो 100 पॉइंट एडिशनल आपको मिलेंगे, बशर्ते कि ये काम 3 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर 3 बजे तक आप 16,000 तोड़ देते हैं तो फिर 15,900 पे आ जा सकता है, और 16,200 पार करके टिक जाते हैं तो 16,300 तक भी, 16,265 तक तो जाने की कोशिश कर ही सकते हैं। ये आपको डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो डेटा है वो ये कह रहे हैं कि न 16,000 के नीचे जाने की जल्दी है, न 16,200 को पार करने की हड़बड़ी है निफ्टी की आज बचे हुए समय के लिए। पॉइंट नंबर 1। अब ये बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे बंद नहीं होगा, ये कंफर्ट फिर से मिल रहा है। 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर हाईएस्ट है। 34,800 के ऊपर भी बंद नहीं होगा, ये भी संकेत आते दिख रहे हैं।
लेकिन 34,500 34,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 34,500 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 36 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट है। अब 3 बजे तक अगर बैंक निफ्टी 34,550 34,600 के ऊपर टिक जाता है तो बैंक निफ्टी लीडरशिप लेके तेजी बना सकता है, 34,800 35,000 भी कर सकता है, और तब निफ्टी भी आपका 16,200 की तरफ जा सकता है। तो दो चीज़ चाहिए, बैंक निफ्टी की लीडरशिप और डाउ की रिकवरी। अगर ये दोनों चीज़ होती है तो आपको 34,800 फिर से मिल सकता है और तब आप 16,200 की तरफ निफ्टी पे जा सकते हैं। और अगर दोनों रिवर्स हो कि ये ख़राब हो जाए आपका डाउ फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी और नीचे आ जाए, तो फिर आपके लिए 16,000 नीचे की तरफ निफ्टी पे आ सकता है और यहाँ पर आप गिर के 34,200 34,300 की रेंज में आकर बंद हो जाएंगे। सिंपल है। तो कोई ऐसा बड़ा उछल कूद डेटा में हो वैसा नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। ओके, तो कुछ बड़ा एक्शन डेटा में इस समय नज़र नहीं आ रहा है, बट देखते हैं यहाँ पर मूव आ सकती है। पर एक बड़ा एक्शन हो सकता है बाजार में, और ये हाईलाइट करा है CLSA ने। CLSA ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, और पिछले 30 साल की उन्होंने एनालिसिस करी है भारतीय बाजार की परफॉर्मेंस की। जब भी करेक्शन आता है या गिरावट आती है तब बाजार क्या करते हैं। आइए इस रिपोर्ट की डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो CLSA ने निकाले समझते हैं वरुण के साथ। हाँ, वरुण ये पूरी डिटेल रिसर्च समझाए जो CLSA ने किया। उससे पहले मैं बता दूं कि वो कई बार वो फिल्में आती है और कुछ भी आप अच्छा काम करते हैं या मतलब अच्छा खराब जैसा भी काम करें, जो भी आप काम करते हैं अच्छा खराब तो लोग बाद में बताते हैं कैसा किया है। जो वरुण करने जा रहे हैं अभी वो आप किसी को डेडिकेट करते हैं। जैसे किताब भी लिखते हैं तो दिस बुक इज डेडिकेटेड टू, ये फिल्म डेडिकेटेड इसको है ना वरुण, बराबर ना? तो किसी को डेडिकेट करना चाहिए। वैसे तो अनिल जी CLSA को ये, लेकिन अगर आप हमारे पैनलिस्ट ने तो कर लिया। हाँ, आशु जी को डेडिकेट कर दूंगा। आशु जी को डेडिकेटेड है ये रिसर्च। मैंने कहा ये बताने के पीछे पर्पस ये भी था। वैसे तो आशु जी अपनी कमेंट्री के बाद पूरा ध्यान हम ही पर रखते हैं, फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर उनका ध्यान हिला हो तो वापस से आशु जी प्लीज फोकस, लिसन टू वरुण। ओके, तो अनिल जी सबसे पहले मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको इस रिपोर्ट का क्या है, और वो ये है कि यहाँ जो मार्केट का बॉटम बनेगा वो 14,500 के आसपास बन सकता है, यानी कि कुल करेक्शन जो है टॉप से 21% के आसपास आ सकता है, ये CLSA की रिपोर्ट का कहना है। अब ये क्यों कह रहे हैं वो आप समझिए। जैसे इनका कहना है कि पिछले 30 साल का इन्होंने डेटा को स्टडी किया, और पिछले 30 साल में ये 19वीं बार है जब मार्केट में एक तरह का करेक्शन जो है वो भारी भरकम देखने मिल रहा है। इसके पहले 18 बार जो करेक्शन देखने मिला उसमें से 9 बार करेक्शन था 10 से 20% के बीच में, और 9 बार जो करेक्शन था वो 20% के ऊपर था। और जो 20% के ऊपर का करेक्शन था वो करीब करीब उसका मीडियन निकालने जाएंगे तो वो आता है 38% के आसपास का। और ये कह रहे हैं फिलहाल जो करेक्शन हुआ है वो अभी भी बेयर मार्केट करेक्शन आप उसको नहीं कह सकते। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण इन्होंने बताया। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो ओवरऑल करेक्शन हुआ है उसका टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी लंबा है, और अब तक का सबसे स्लोएस्ट डिक्लाइन जो है वो इस मार्केट में देखने मिला। और ये इसको ऐसे कह रहे हैं, बेयर मार्केट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी 20% के नीचे जो है मार्केट में गिरावट आई नहीं है। इनका कहना है कि जो स्लो कहीं ना कहीं अभी करेक्शन देखने मिला है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये करेक्शन जो है वो और बढ़े, और मार्केट में करीब करीब 21% के आसपास का जब करेक्शन आएगा तब ये बियर मार्केट होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अब जो आने वाले दिनों में करेक्शन आएगा, क्योंकि अभी ये कह रहा है कि करीब 7 महीने के आसपास का करेक्शन था, और इसके पहले अगर आप करेक्शन देखते जो 20 से 30-60% के बीच का जो करेक्शन हुआ उसके जो पिछले 6 इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें इस तरह के लॉन्ग ड्यूरेशन का करेक्शन देखने मिला है। और जब भी ऐसा करेक्शन होता है तो आने वाला करेक्शन, यानी कि अब तक अगर आप देखेंगे तो 14% के आसपास की गिरावट, 15% के आसपास की गिरावट हुई, तो जो बचा कुचा करेक्शन है उसमें आपको प्राइस वाइज स्पीड करेक्शन ज़्यादा देखने मिलेगा, और टाइम वाइज भी, यानी कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शायद करेक्शन होने में, और जल्द से जल्द शायद आपको ये करेक्शन जो है 21% के आसपास का देखने मिल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी कही है इन्होंने। इनका कहना है कि इसके पहले अगर आप देखते तो S&P को या फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को काफ़ी हद तक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था। इस बार वो अंडर परफॉर्मेंस जो है उस तरह की नहीं देखने मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात ये कह रहे हैं। लेकिन हाँ, 21% का आसपास का जब करेक्शन होगा तब बॉटम बनेगा, इनका ये कहना है। 14,500 के लेवल जो है निफ्टी के लिए इन्होंने दिए हैं। 14,500 21% का करेक्शन, 18,600 से 21% आपका आएगा 14,640 14,700 के आसपास। 14,700 18,600 कितना 21% ना? हाँ, 3900 पॉइंट, 3900 पॉइंट मतलब 14,700 14,600 14,700 तो 14,500 ये कह रहे हैं। और उसके थोड़ा सा नीचे, जैसे कि बंसल जी बताते हैं ना, थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे रखने का, वैसे CLSA ने 100-150 पॉइंट नीचे का 14,500 दिया, वो 14,500 तक आ सकता है। हाँ, इनका ये और वर्स्ट के सिनेरियो में 11,500,
हाँ वर्स्ट सिनेरियो में 11,500 के आसपास के लेवल जो ये दे रहे हैं, लेकिन अनिल जी उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस 11,500 उनका कहना है कि बेयर मार्केट की जो एवरेज फॉल होती है 38%, 38% का मीडियम उन्होंने निकाला है, उसके वजह से अगर वो तो बेयर मार्केट आया, अगर बेयर मार्केट मतलब 14,500 14,700 नहीं होल्ड किया और उसके बाद गिर गया तो 11,500 तक के आने की तैयारी। ठीक है, और क्या बोला है अनिल जी? बाकी इन्होंने मीडियम का और ये कहा है कि अब ये जो डिक्लाइन हुआ है ना, वो सबसे स्लोएस्ट है पिछले जितने भी डिक्लाइंस हुए हैं ना उनमें सबसे धीमा है। इसके पहले इस तरह से धीरे 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 नहीं गिरे थे। जब भी करेक्शन आता था स्टीप करेक्शन, जल्दी करेक्शन आता था, इसके पहले 6 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। किसको चाहिए जल्दी करेक्शन? मतलब आराम से हो रहा होने तो जल्दी में। अनिल जी इनकी रिपोर्ट में फिर यही कह रहे हैं ना कि अब जो करेक्शन होगा वो प्राइस करेक्शन ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा ना ले। अच्छा, टाइम करेक्शन हो चुका है इसमें। हाँ, तो अब प्राइस करेक्शन ज्यादा होगा, उतना टाइम शायद नहीं लेगा मार्केट करेक्ट होने को। अच्छा, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है कि एवरेज बेयर मार्केट 1 साल की होती है, तो उसमें अगर आप 7 महीने में सिर्फ 15 गिरे हैं और फिर अगर आपको ज्यादा गिरना है तो फिर आप कम टाइम में ज्यादा गिर सकते हैं। ये उनका पॉइंट है। आगे फॉल आएगा तो अब शार्प आएगा, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन आपने कर लिया, प्राइस अगर बेयर मार्केट में जाना है तो और वो तो जो है वो तब लगेगा जब 14,500 14,700 को आप तोड़ दें करेंगे। और 14,500 14,700 से हम दूर कितने हैं? 1200-1500 पॉइंट, 1200-1300 पॉइंट दूर है। ओके, विशेष टिप्पणी आशु जी की ली जाए सीएलएसए के ऊपर और उनकी इस रिपोर्ट पर। आशु जी, पहली चीज तो ये कि क्या 20-21% के नीचे जाकर बेयर मार्केट में जाने की संभावना दिखती है सर? अनिल जी, मेरे को ये जो सबसे बड़ी आपत्ति इसी चीज से होती है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब तक राइट टाइम पे ये नहीं बोलते कि बुल मार्केट इज ओवर, वो कहना बहुत जरूरी होता है। अरे जी, नहीं तो ये जो यही कंडीशनिंग है जो बुल मार्केट एजेंट लगा के रखते हैं, तो जो एक आम आदमी है उसको समझ ही नहीं आती कि ये बेयर मार्केट है। क्योंकि अनिल जी, मतलब आप स्टॉक्स की वेल्थ इरोजन देखो कैसी हो रही है। अब बेयर मार्केट में और कैसे हो सकती है अनिल जी? बेयर मार्केट में होती है येस बैंक है बेयर मार्केट के अंदर। अनिल जी, मैं आपको कहता हूँ कि येस बैंक में 13 रुपए में जाने में कुछ भी नहीं है। तो मुझे जब बेयर मार्केट अरे एक मिनट आशु जी, स्टॉक तो हर वक्त 18,600 की निफ्टी में भी बहुत सारे स्टॉक बेयर मार्केट में थे और 7,500 की निफ्टी पे भी कुछ स्टॉक बुल मार्केट में थे। स्टॉक से तो आपका पॉइंट एकदम सही है। अभी अपने बात कर रहे हैं इंडेक्स की, इंडेक्स के बारे में बताओ आप। हाँ जी, ओके। सो अनिल जी, जो हम स्टॉक्स की बात भी कर रहे हैं ना, देखिए कुछ ना कुछ तो रहेंगे। मैं जब बात कर रहा हूं तो हम सेक्युलर बुल रन या सेक्युलर बियर रन या सेक्युलर थीम्स की बात कर रहे हैं कि अगर 10 में से 9 सेक्टर खराब है तो वो बात है। तो अनिल जी, जो पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अगर 15,500 टूटा तो 14,500 मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले अनिल जी 4 महीने के अंदर 14,500 आ सकता है। ये हमारी भी रिपोर्ट है जो मैंने आपसे लास्ट टाइम जब अगेन ऐसा ही एक दिन था जब कॉल्स हमने शेयर ज्यादा नहीं थी, तो मैं आपसे पूरा ग्लोबल मार्केट और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और पूरी साइकिल की बात कर रहा था। तब हमने भी ये टारगेट दिया वाली अगर 15,500 टूटेगा तो 14,500 का बिल्कुल टारगेट है और वो अगले 3 महीने के अंदर आ सकता है। तो इसलिए अनिल जी, दैट इज द रीजन कि अगर मैं एक तर्क तो ये है अनिल जी, 14,500 नहीं आएगा या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, हम डिबेट कर सकते हैं। फिर मैं जी स्टॉक क्यों लूंगा कि 17,500 आ रहा है, मुझे ऐसा कंफर्ट दिख रहा है कहीं से? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो अनिल जी, शांति रखनी चाहिए। अब अपना सौदा ही नहीं समझ पा रहा तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो है, बट 14,500 अनिल जी रूल्ड आउट नहीं है, बिल्कुल भी रूल्ड आउट नहीं है और पूरी पॉसिबिलिटी है। अब अगर जल्दी आ जाता है तो शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि वो किसी पैनिक से आएगा और पैनिक कोई ना कोई ग्लोबल न्यूज के फ्रंट पे ही आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक न्यूज में कोई पैनिक नहीं है। उसी वजह से आ जाए तो आ जाए, पर उसमें अनिल जी अब कितने स्टॉक्स क्या घटेंगे नहीं कह सकते। बट अनिल जी, अब बहुत सारे स्टॉक्स देखिए, जो राकेश जी प्री कोविड लेवल्स की बात करते थे कि प्री कोविड लेवल के भी ऊपर आ गया, नीचे आ गया, अब तो देखो कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो स्टॉक्स अब मैं अगर प्ले करना है तो अनिल जी, अब इसीलिए पैसिव फंड्स में लगाना ज्यादा बेटर है। अगर ऐसा डिप आए तो इंडेक्स के अंदर ज्यादा लगाना बेटर है। उस वक्त हम स्टॉक्स हंटिंग करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चीज अनिल जी, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं रहा कि अच्छे आने के बाद क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन वो मिल चुकी थी वो एक अनरियलिस्टिक बुल मार्केट और ओवर एक्सुबरेंस और जो ओवर लिक्विडिटी की वैल्यूएशन थी उसके चलते करेक्शन हो रही है, ना कि रिजल्ट्स की वजह से हो रही है। तो ये जब ये रैशनैलिटी जब भी एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो आप एक प्रूडेंट सौदा कर सकते हैं, नहीं तो आप कंडीशन रहते हैं और कंडीशन में सौदा कट नहीं सकता जी, कभी भी नहीं कट सकता। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा राय आपके बेयर मार्केट पर आती हुई आशु सर की तरफ से। राकेश जी भी अपनी कुछ रिसर्च शेयर करना चाहते हैं लेवल्स के लिहाज से। राकेश जी बताएं सर।
अनिल जी रिसर्च तो यही है जो आशु जी ने बोली। अनिल जी टेक्निकली 15,400 15,500 के लेवल्स टूटेंगे, 15,500 15,600 का सपोर्ट टूटेगा तो 14,400 14,500 आ सकता है। बट अनिल जी बात ये नहीं है, बात ये अनिल जी जो अभी बियर मार्केट की बात कर रहे थे ना, दीपांशु की रिपोर्ट आई है 1 साल रहती है, तो अनिल जी मदर ऑफ ऑल बियर मार्केट थी कोविड वाली, वो सबसे शॉर्ट लिव थी। तो अनिल जी ये सब फालतू की बातें हैं, और अगर ऐसे रिपोर्ट बनाने वाले अनिल जी अगर आपके शो पे आ जाएं तो अनिल जी मोस्ट लाइकली अगर आप 2:15 बजे 2 बजे उनसे व्यू लेंगे ना तो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दिए बिना जनरल न्यूज चैनल भाग जाएंगे अनिल जी। ये सब अनिल जी बेकार की चीजें हैं। जब मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट जो थी वो शॉर्टेस्ट एवर थी, तो कैसे कहा जा सकता है कि बियर मार्केट 1 साल रहती है कम से कम। ओह, आप तो बुरा मान गए बंसल जी। कूल डाउन, आराम से, तेजी मंदी चलती रहती है लाइफ में, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाने का। अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है वरुण ने आपके ऊपर, मेरी रिपोर्ट थोड़ी है, वरुण ने सीएलए से की है। वरुण ये ऑब्जेक्शन लेकिन आपका गलत है, इस तरह से आपको बंसल जी से को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर रिपोर्ट सही निकले तो आप ये कह सकते कि ये मेरी है। हाँ, रिपोर्ट गलत निकले तो सीएलए से की है। CLA से की है। हाँ, सिंपल। अभी से क्यों ऑब्जेक्शन लेना, अभी तो जो बोला है बंसल जी ने ठीक है। तो चलिए, ये तो सीएलए से की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमें लगा बता दी चाहिए। जी 1 मिनट, जी आशु जी बोलिए। जी अनिल जी, अब जैसे आपने कहा कि ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ, तो मुझे लगता है राकेश जी के गुस्से का कारण मैं समझ पाया हूँ। हाँ। नॉर्मली अनिल जी मैंने 90% देखा है कि राकेश जी पहले कॉल देते हैं और सीएलएसए की रिपोर्ट फॉलो करती है। हाँ। तो हमेशा तो ऐसे होता है, ये पहली बार हुआ है कि राकेश जी ने इतनी बड़ी मंदी की बात नहीं की और वो कर रहे हैं, शायद उस वजह से राकेश जी को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। नहीं, राकेश जी अपने क्लाइंट्स को दे चुके हैं पहले ये वाले कॉल्स, तो उन्होंने बताया कि इसलिए व्यू उनका, लेकिन ठीक है। एनीवे, अच्छा सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट एक कंट्रीब्यूट वही करना था जिस तरीके से ये करेक्शंस के बारे में बात हो रही है टाइम वाइज। आई थिंक 2010 का करेक्शन अगर आप देखें या 2015 का करेक्शन देखें तो वो भी करेक्शंस काफी ग्रेजुअली थे, एंड दोनों करेक्शंस में लगभग 24 से 27% के डिक्लाइंस हुए थे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है पिछले हिस्ट्री में भी देखे तो ऐसे इंस्टेंसेस हुए, एंड ये भी जो ऑनगोइंग करेक्शन है वो काफी ग्रेजुअल रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये पर्टिकुलर करेक्शन भी 1 साल वाला करेक्शन है, जिसकी शुरुआत लगभग अक्टूबर के महीने में हुई थी, एंड मुझे लग रहा है और थोड़े टाइम के लिए ये पर्टिकुलर करेक्शन जारी रह सकता है टाइम वाइज। बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने और, एंड इसके बाद आई थिंक प्रोबेबली हम एक अच्छे बॉटम पे बैठेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन सचिन जी की तरफ से भी आता हुआ इस वक्त बाजार पर। आइए बढ़ते आगे, और बहुत सारे लोग 2:45 पे आजकल से इंतज़ार भी कर रहे हैं हमारे वसीम साहब का। तो मैं फिर से आज आपको बता दूं, वसीम साहब थोड़े दिन छुट्टियां मना रहे हैं, जल्दी अवतरित होंगे, चिंता न करें, थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक वरुण तैयार हैं और वरुण बता रहे हैं आपको आज आने वाले बीपीसीएल के नतीजों का पूर्वानुमान। बताएं। ओके अनिल जी, ग्रोथ रहेगी लेकिन मार्जिन्स पे दबाव रहने वाला है। ग्रोथ पहले बता देता हूँ, रेवेन्यूज में करीब 23.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, एबिटा 13.5% बढ़ेगा, मार्जिन्स गिरने वाले हैं 4.2% से गिर के 3.8, मुनाफा जो है 18% बढ़ेगा, 2900 करोड़ के आसपास से आ सकता है। अब इसका रीजन क्या है? रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, यूटिलाइजेशन लेवल जो है 120% के आसपास रहने का अनुमान है, पिछले क्वार्टर से यहाँ बढ़ोतरी होगी। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, लेकिन मार्केटिंग मार्जिन जो है खासकर ऑटो फ्यूल मार्जिन वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी आ सकती है और यहाँ से कंपनी को धक्का लगेगा। इसके पिछले क्वार्टर में आपने देखा था कुछ इन्वेंट्री गेंस भी हुए थे उनको, इन्वेंट्री गेन इस बार भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होने वाले हैं और उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान आपको शायद इस कंपनी के ओवरऑल जीआरएम पे देखने मिलेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन थोड़े दबाव में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अभी भी ठीक ठाक अच्छी रहने वाली है। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल। फाइनली इसके नतीजे आने वाले हैं, देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आते हैं। इस बीच नेस्को के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर देखें जरा चार्ट का भी। बंसल जी एक बार जरा चार्ट भी आप पुल अप कर लीजिए। मुनाफा यहाँ पर बढ़कर आया है, अच्छी बढ़त दिखा रहा है, कामकाजी तौर पर भी लग रहा है कि नंबर्स अच्छे रहे। 47.5 करोड़ से बढ़कर 62.5 करोड़ का एबिटा आया है, 40 करोड़ से बढ़कर 53.5 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। तो नेस्को का अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर आपको आती हुई दिख रही है। आय भी 75 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल बेसिस पर बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं नेस्को के और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 63.3% से बढ़कर 68% के इनके मार्जिन्स रहे हैं। बंसल जी बताएं सर चार्ट पर नेस्को।
देखिए चार्ट पे दीपांशु यहाँ पर 525, 530 के अराउंड डबल बॉटम है, तो 530 जिसके पास भी है 530 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 550 के अराउंड चल रहा है। 560, 560 के लेवल्स को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो नई खरीदारी की राय ट्रेडिंग के नजरिए से 560 रुपए के ऊपर होगी। तो ये है आपके लिए नेस्को, जहां पर रखनी है आपको नजर। नतीजों का रिएक्शन भी इस काउंटर पर आपको बढ़िया आते हुए दिख रहा है। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी एक सेल कॉल लाई हूँ क्योंकि बाय कॉल्स काम नहीं कर रहा है, मार्केट भी टूट गया है। 16,000 निफ्टी स्पॉट में तो होल्ड करके रखा है, निफ्टी फ्यूचर तोड़ दिया है, बैंक निफ्टी भी लोअर एंड पर है। तो अभी एक बैंक दिग्गज को मैं शॉर्ट करने का सोच रही हूँ। मेरा कॉल होगा इंडसइंड बैंक पर। सुबह बहुत ही स्ट्रेंथ शो किया था, ऊपर में मेंटेन भी किया था, पर अभी डे लो के आसपास है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो बनाया था सारे टूट चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। आज जो भी मैं टारगेट्स दे रही हूँ सारे बड़ा दे रही हूँ, और बड़े टारगेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से अचीव हो रहा है। एक्चुअली मार्केट को सुबह से पता था कि आज आफ्टरनून शो में आशु जी आ रहे हैं, तो इसलिए सारे बड़े बड़े टारगेट्स भी हासिल हो गया। देखिए चंबल फर्टिलाइजर TCS डे लो पड़ी है, तो अभी मैं इंडसइंड बैंक को सेल करवाना चाह रही हूँ। 870 का पहला टारगेट, 860 का दूसरा टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को सेल करके चलिए। 910 का स्टॉप लॉस होगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। 870, 860 ये 2 टारगेट्स होगा इंडसइंड बैंक के लिए। ओके, तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर सेलें आ रहे हैं, और सुबह जब ट्रेड शुरू हुआ था तो सेकंड बिगेस्ट गेनर था इंडसइंड बैंक बाजार का। वहां से फिर सिमी जी की तरफ से सेल कॉल आ रही है, तो इंपॉर्टेंट सेल कॉल है इंडसइंड बैंक पर आपके लिए जो इस समय आती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी भी अपनी गेन्स गिव अप कर चुका है, चुनिंदा बैंक्स होल्ड कर रहे हैं, बट इंडसइंड बैंक पर आपको गिरावट आ रही है। इस बीच डेल्टा कॉप, जरा इसका चार्ट देखिए, 10% का ब्रेकडाउन आया है इस काउंटर में। आज ही वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया था और अब 210 के लेवल पर आ गया डेल्टा कॉप। 10% ऑलमोस्ट निचले सर्किट के करीब ये काउंटर पहुंचते हुए दिख रहा है। तो डेल्टा कॉप में आज एक बड़ा ब्रेकडाउन डाउन आया। अभी वायदा कारोबार के बैन के आने के बाद से भी थोड़ा पेन उसमें ऐड हुआ है, या फिर ऑलरेडी बाजार गिरावट के लिए तैयार होता, समझ में नहीं आ रहा। बट डेल्टा कॉप की बड़ी गिरावट है। आशु सर, हाई से अब ऑलमोस्ट 100, इनफैक्ट 125 रुपए की गिरावट डेल्टा कॉप में आ गई। और आज के ब्रेकडाउन को जरा देखें डेल्टा कॉप के। दीपांशु, अगेन मैं फिर से शायद रेपिटेटिव रहूंगा। मैंने पिछले कई दिनों में कहा कि डेल्टा भी कोई अलग से नहीं है दीपांशु, मार्केट खराब है। जब मार्केट खराब है तो कोई गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ कैटेगराइजेशन नहीं होती, सब स्टॉक्स कोई आगे गिरेगा। जैसे अनिल जी का एक बहुत अच्छा वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक का क्या मतलब है, जो बाद में गिरे। बस उतना ही फर्क है दीपांशु। मतलब जो ये जिस तरह की मंदी की चोट है, ये मतलब बहुत ज्यादा सीवियर है। तो मैं बस यही इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए क्या मेरा और क्या आपका और ये क्या किसी फंड मैनेजर का, क्या और किसी एनालिस्ट का, जब मार्केट में एक स्ट्रक्चरली वीकनेस है तो उसमें कुछ स्टॉक्स आगे या कुछ पीछे गिरेंगे। तो इसलिए पर्पस ये कि लेने का कोई पर्पस नहीं है। मतलब अगर फिर यहाँ से 10 रुपए बढ़ जाएगा, फिर कुछ व्यू आएगा, तो व्यू इस वक्त सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो पिछले दिनों का मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ कि बस बिल्कुल स्टे अवे रहना है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में देखनी है, उसमें काम करना है, स्टॉक्स में नहीं करना। मैं कुछ भी मिस कर जाऊंगा। अभी तक दीपांशु क्या मिस करे, 275 पे बात हुई डेल्टा कॉप में कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, 255 में हुई नहीं इंटरेस्ट नहीं है, 35 में हुई इंटरेस्ट नहीं है, आज आप 210 में पूछ रहे हो इंटरेस्ट नहीं है। एंड दिस एग्जांपल इज ट्रू फॉर मेनी अदर स्टॉक्स कि कहीं पे भी इंटरेस्ट दिखेगा, एक बार लगेगा कह रहे यार ये तो बढ़ गया, 15 रुपए मिस तो नहीं कर गया, लेकिन अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं सारे स्टॉक्स। तो दीपांशु हर भाव से वीक स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन उस रिकवरी के बाद वो जा कहां रहा है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो उस वजह से क्या डेल्टा और क्या बाकी स्टॉक दीपांशु अभी कोई भी क्रेडिबल व्यू नहीं है किसी में भी अदर देन रिलायंस कि कोई चीज स्ट्रांग है जो दिखती है, जो लेके चलनी चाहिए। जब टाइम आएगा तो सब कुछ महंगे ले लेंगे। अगर मैं डेटा 400 होना होगा तो मैं 300 में भी ले लूंगा, तो 100 रुपए मुझे मिल जाएंगे अगर तेजी आएगी बाजार में। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल या सेक्युलर टर्न अराउंड जिसकी वजह से हम स्टॉक्स लेंगे। फिर डेल्टा क्या दीपांशु, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 10 कॉल आपको दे रहा हूं मैं तेजी की, लेकिन अभी एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर। नहीं तो जो चीज ऊपर अच्छी लगती थी, अगर मेरा ही कोई फेवरेट है, ऊपर अच्छी लगती थी तो थोड़ा नीचे अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी और ज्यादा नीचे और अच्छी लगेगी, और जब उससे भी नीचे आ जाएगी तो क्या अच्छा करूंगा मैं उसको। सो दीपांशु मतलब बचा के रखना है लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बचा के रखना है लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्किट पर ऑलमोस्ट डेल्टा कॉप है, सर्किट पर है चंबल फर्टिलाइजर।
थोड़ी देर पहले सर्किट से ज़्यादा दूर नहीं था एशियन पेंट्स। जरा इसके चार्ट पर भी जय हमारे साथ है। जय, राय लेनी थी। ऑफकोर्स ये जो ग्रासिम ने अपना पेंट कारोबार के लिए केपेक्स डबल किया है, उसका इम्पैक्ट आज सारे पेंट स्टॉक्स पर दिख रहा है, बट लीडर सबसे ज़्यादा गिर रहा है एशियन पेंट्स 8%। इसके चार्ट पर जरा राय दें जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है, ये जो ब्रेकडाउन दीप देखने मिल रहा है एशियन पेंट्स में, वो काफी समय के बाद आते हुए देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था पिछले कुछ समय से 2950 से लेकर 3250। सो ये 300 पॉइंट की एक रेंज थी दीप, ये 300 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो अगर आप इसको एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से भी लगाओगे तो 2650 का इसका टारगेट आ जाएगा, अगर ये 300 पॉइंट की रेंज 2950 के नीचे ब्रेक डाउन देती है तो। सो दैट वुड बी द मिनिमम टारगेट 2650, एंड विच कोइंसाइड्स विद द प्रीवियस स्विंग लो ऑफ 2600 एज वेल एशियन पेंट्स में, जो बना था लगभग फरवरी में। सो वो लोज तो देखने मिलेंगे आपको। अब वो लोज ब्रेक होते हैं, देन यू वुड सी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दिस फॉल कमिंग इन एशियन पेंट्स। वो एक्सटेंशन कहां तक हो सकता है दीपांशु? तो वो एक्सटेंशन 2450 2400 तक देखने मिल सकता है। सो इनिशियली यू विल सी एशियन पेंट्स टेस्टिंग द लेवल्स ऑफ 2600 to 2650, breaking those levels will get it to 2400 2450। एशियन पेंट्स में जब हमने ऐसी गिरावट देखी थी लेवल्स के हिसाब से नहीं, जो इंट्राडे परसेंटेज फॉल की हम बात कर रहे हैं, वो था जब बाजार का बॉटम बना था 23 मार्च 2020 का। उसके बाद इंट्राडे परसेंटेज वाइज फॉल अगर इसी लेवल पर क्लोज होता है तो अनिल जी परसेंटेज वाइज फॉल कोरोना के लो का बॉटम वाला जो दिन था उसके बाद आज आती हुई दिख रही है। तो आपको क्वांटम ऑफ सेलिंग एशियन पेंट्स की ये बता रहा है कि कितनी भारी आपने होती हुई देखी है इस समय एशियन पेंट्स पर। तो बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स में बड़ी एक्शन आती हुई दिख रही है। बड़े एक्शन के लिए तैयार है किरण जी भी। आइए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, बेच के ही चलना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे बेचना है। 2082 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है इसी महीने का। 2100 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट मेरा 2042 का रहेगा और दूसरा 2030 का रहेगा। ये दो टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस में। इसमें एक लोअर टॉप हो चुका है और आज के जब आज गिरावट आ रही है तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ इधर गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे ये टारगेट्स कैजुअली कल फर्स्ट हाफ में हासिल होते नजर आ जाएंगे। यह है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस में बिकवाली करने की राय आती हुई। 2500 है स्टॉप लॉस 2500 तो नहीं हो सकता किरण जी, या तो हमने लिखने में गलत किया है आपने बोलने में। नहीं अनिल जी, 2100 के ऊपर के मेरे स्टॉप लॉसेस है। पहला टारगेट 2042 और दूसरा 2030। 2042 कितने मतलब ऐसे जेंटलमैन है किरण जी। गलती तो हमने की 2100 की जगह 2500 लिख दिया है बोले। नहीं अनिल जी, नहीं तो मैं कई बार तो मतलब किरण जी आप मिलना चाहेंगे? मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग हैं बढ़िया वाले एकदम फर्स्ट क्लास, जो अपनी गलती भी हो तो दूसरे का नाम लगा देते हैं। आप इतने मतलब जेंटलमैन का दूसरों की तो थी नहीं, कोई बात नहीं कर दी होगी। कैसे कर लेते आप किरण जी? ओह अच्छा, बताना नहीं चाहिए, घर से आदत पड़ी है। घर पे पड़ता है। कितने साल हो गए सर शादी को? खूब बैठने से ही अच्छी होती है। कितने साल हो गए सर शादी को वैसे? 24.5। पहला आदमी है भाई साहब, पहला आदमी है जिसने 24.5 बोला है। आधा ये ट्रेनिंग का कमाल। एक महीना तक याद रख रहे हैं किरण जी, गजब। इससे समझ में आता है तभी इतनी ट्रेनिंग होने के बाद में आदमी परफेक्ट होता है। जी किरण जी। नहीं अनिल जी, क्या है कि सिल्वर जुबली की सेलिब्रेशंस की तारीख नजदीक आ रही है। अब आप तो जो भी एक्सप्लेनेशन हो, मुझे याद रखना पड़ेगा। अब आगे के एक्सप्लेनेशन कोई काम के ही नहीं है। जो होना था, जो तीर तो निकल चुका है, गोली चल चुकी है। जी आशु सर। मतलब अभी भी सिम्मी जी ने कहा कि मार्केट को पता था कि आशु ने आफ्टरनून शो में आना है इसलिए खराब है।
अनिल जी मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ, आप ये सब मंदी का मेरे से नाम एसोसिएट करते रहते हैं। अनिल जी मैं मंदी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मंदी में मेरा कोई रोल है ही नहीं है। अनिल जी मैंने एक शॉर्ट कॉल नहीं दी है, मैं बिल्कुल स्टे अवे कर रहा हूँ इस शॉर्ट कॉल से। लोग मुझे बदनाम करते रहते हैं और ये देखिए अनिल जी मतलब कुणाल जी का गुस्सा मेरे पे निकाल रही है ये। वैसे मैं आपको बताऊं, आपको डरते हुए देख के हम सबको बहुत अच्छा लगा। कोई तो अच्छा तो लगा। देखो सच तो बोलना ही पड़ेगा, इसमें कोई वैसे वो तो मैं देखो आशीष देखो, अब आपकी इमेज क्या बनी वो आप जानो, बनाने वाले आप, कहने वाले आप, बोलने वाले आप, हम तो सुनने वाले। मैंने तो मेरी तरफ से बराबर बनाई थी। मैंने तो पहले दिन जब आपका नाम रखा स्विंग के सुल्तान आशू मदान, बराबर है, दोनों तरफ स्विंग तो दोनों तरफ होती है। और मैंने इसलिए बोला जब इंट्रोड्यूस भी किया था तब मैंने कहा दोनों तरफ की स्विंग वाले हैं। बिल्कुल। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, अभी भी आपको बोला हाल ही में कि लगातार आपने तेजी की भी बात कही, कई बार स्टॉक्स भी बोले हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी इमेज कोई अच्छा सा आप वो रखो, क्या इमेज कंसल्टेंट, इमेज मेक और कंसल्टेंट, कोई बढ़िया PR एजेंसी उसको भी साथ में आपके साथ पैनल पे बिठाओ। सवाल हम आशु जी से पूछेंगे, आंसर उधर से आएंगे। तो ये एक फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, वो मुझे नाम तो भूल गया। उसमें उनके सामने हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। तो मिथुन चक्रवर्ती गुंडा होता है, तो फिर अचानक से वो माधुरी दीक्षित के चक्कर में पड़ के वो सब गलत काम छोड़ देता है। एक बोले कि मैं अच्छा सा इंसान बन के मेहनत की मजदूरी करके खाऊंगा पीऊंगा, एकदम ऐसा परिवार बनाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो समाज उसे जीने नहीं देता। और जो उसके पुराने वाले पापी होते हैं ना सारे दोस्त लोग, वो उनके आगे ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा उस पर जोर डालते, तो वापस उसको उसमें जाना पड़ता है। ऐसा वो फिल्म में था। और इसका अभी जो हम बात कर रहे हैं इससे कोई रिलेशन नहीं। चलिए बढ़ते आगे। अपोलो हॉस्पिटल आने वाले हैं नतीजों के साथ कुशल है तैयार। और कुशल जब तक नतीजे बताए तब तक हम कोल्टे पाटिल के रिजल्ट्स आपको बता दें। मार्जिन 13% से घटकर पौने 11% के आसपास आए। कामकाजी मुनाफा स्टेबल है, 39 करोड़ से 40.5 करोड़ थोड़ा सा बढ़कर आता हुआ दिखा है। तो मार्जिन घटने का सिलसिला तो सब जगह ही, और मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़। तो ऑन द होल नतीजे ठीक माने जाएंगे जो अभी आपको नजर आने कोल्टे पाटिल। आइए अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आने वाले हैं, बताएंगे कुशल कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, बताएं सर। नंबर्स वाइज टॉप लाइन और बॉटम लाइन तो ठीक होगी, हालांकि मार्जिन्स यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि इसको आगे चलकर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या रहता है। रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 21% बढ़कर 3,457 करोड़ पर कंपनी आय रिपोर्ट कर सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह से इनका कोविड का ओवरऑल पोर्टफोलियो था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सर्विसेज वाले जो सेगमेंट है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। बट लार्जली 21% की ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफा करीबन 16% बढ़कर 477 करोड़ पर हमारा अनुमान है। पिछले साल यही आंकड़ा 412 करोड़ रुपए का था। और मार्जिन्स वाइज देखेंगे तो 14.4% के मार्जिन्स के मुकाबले करीब 60 बेसिस पॉइंट्स की डिप एक्सपेक्टेड है। 13.8% पर मार्जिन से आती हुई दिख सकती है। मुनाफे के लिहाज से 11% की ग्रोथ के साथ 187 करोड़ पर यह भी आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली अपोलो हेल्थ केयर में जो स्टेक सेल की बात चल रही है उसमें क्या प्रोग्रेस रहा है इस पर हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही अपोलो 24/7 में जिस तरह का ऑनलाइन ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है उस पर कंपनी क्या अपडेट देती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर रखनी है नजर आपको। आइए एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट पर भी एक राय ले ली जाए। जय, कैसे लगते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट? दीपांशु, जहां तक अपोलो हॉस्पिटल का सवाल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक में ओवरऑल एक अच्छी हमें बढ़त देखने मिली थी। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक रिवर्सल देखने ओवरऑल मिल चुका है, बिकॉज यहाँ पे एक क्लियरली ब्रेक डाउन हमें देखने मिला है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 4,000 का लेवल जो हिसाब से इसने ब्रेक किया है। ऑन द लॉन्गर टर्म चार्ट्स दीप इसने कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है फ्रॉम अप टू डाउन। एंड आई थिंक नाउ वो और कंटिन्यू होगा फर्दर टिल द लेवल्स ऑफ 3,100। 3100 तक के तो लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। सो अपोलो हॉस्पिटल वन शुड डेफिनेटली स्टे अवे। काफी गिरा है 4,000 के लेवल से, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है, बट दैट शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ एक्सिट अपॉर्चुनिटी। गिरा है इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं गिरेगा। ये है अपोलो हॉस्पिटल, अगर बाउंस आता है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल करें इसका। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए। सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, आज एक बड़ा दिन है, आज मार्केट वीक है और सारे जो सेक्टरल इंडेक्स है
इंडेक्स का जो लीडर्स है वो लीडर आज फॉल को लीड कर रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत है। सुबह टीसीएस को देखा था, आईटी मेजर, वो गिरा था। अभी कुछ देर पहले आप लोग डिस्कस कर रहे थे पेंट्स में, एशियन पेंट्स गिर गया। अभी मैं सीमेंट मेजर को देख रही हूँ जो एकदम मतलब ऑल टाइम जो लो है उसको ब्रेक करके आगे निकल रहा है। 5800 का लो अल्ट्राटेक सीमेंट ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे भी एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट होगा नेक्स्ट एक्सीडेंट, यहाँ पे 5820 के ऊपर स्टॉप लगा के सेल करने का सलाह होगा। 5770 का पहला टारगेट, 5755 का दूसरा टारगेट और 5740 का तीसरा टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को खरीद सेल करके चलने का सलाह होगा। अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी की तरफ से भी यहाँ पर बिकवाली की रही थी और सिमी जी के रेडार पर भी ये सेल कॉल ही आ रहा है, तो अल्ट्राटेक यहाँ पर है कमजोरी। बट कैसी रहेगी टाटा मोटर्स की चाल? सबसे ज़्यादा फोकस अर्निंग सीजन में कुछ स्टॉक्स में आता है, उनमें से एक टाटा मोटर्स ही है। काफ़ी सारी रीसेंट कमेंट्री भी आई है, चीन में भी कुछ एक्शन हुआ है, तो आइए जरा समझें कि कुछ नया एक्शन जो टाटा मोटर्स के लिए हुआ है वो अच्छा है या खराब, और कैसे समझना चाहिए इस डेवलपमेंट को। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए, टाटा मोटर्स क्या नया निकल कर आ रहा है? डेफिनेटली दीप, आप देखिए यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया है सोमवार को, यहाँ पर जो इनकी स्टेट काउंसिल है उनकी तरफ से ऑटो सेक्टर के लिए जो कार परचेजेस होती हैं उस पर टैक्स इन्होंने कट किया है। और आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से 2100 करोड़ डॉलर का जो इन्होंने स्टिमुलस अनाउंस किया है उसमें से 900 करोड़ डॉलर वो स्पेसिफिकली ये परचेज टैक्स कट के हिसाब से ही आता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि 42% लगभग यहाँ पर ये कंपोनेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टैक्स कट से 18 लाख से ज़्यादा जो आईसीई गाड़ियाँ, इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, उनके इंक्रीमेंटल डिमांड आती हुई नज़र आ सकती है। तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव डिमांड ट्रिगर है चाइना की अगर आप बात करें। इनफैक्ट आप देखिए अप्रैल में शंघाई में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन बड़े रूप में इम्पैक्ट किया गया था, पर अब कहीं ना कहीं ये जो टैक्स कट अनाउंस हुआ है उसके बाद टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी अच्छी ये एस्पेक्ट बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इनकी जो जेएलआर बिक्री है, जहाँ से इनके कुल रेवेन्यू का लगभग 60 से 65% हिस्सा आता है, उसमें से जेएलआर वॉल्यूम्स अगर आप टोटल देखें तो करीबन 25 से 30% वॉल्यूम्स इनकी चाइना से ही आती हुई नजर आती है। तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट जिस तरह से ये अनाउंसमेंट आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। बड़ा डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है टाटा मोटर्स के लिए। आज ऑफ कोर्स बाजार की कमजोरी के साथ स्टॉक थोड़ा गिर भी रहा है, बट रेडार पर रखिए टाटा मोटर्स। इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है इस काउंटर की। हाँ, एक बार चार्ट्स पर भी जरा राय ले ली जाए टाटा मोटर्स की। सचिन जी, क्या राय है टाटा मोटर्स के लेवल्स पर? दीपांशु, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि लगभग जिस तरीके से इसने अपना 410 का जो सपोर्ट जोन है वो पकड़ के चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट अगर हो जाता है 425 के ऊपर तो एक 440-445 तक की एक चाल जरूर बन सकती है। स्ट्रक्चरली ज़्यादा ऐसे वीकनेस नहीं नज़र आ रही है, इनफैक्ट एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है, बट ये पर्टिकुलर बेस होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एक ब्रेकआउट आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोमेंटम के लिए। तो आई थिंक अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है तो आई थिंक 425 के ब्रेकआउट के बाद ही इसे चेस करे, ना ही के पहले। मार्केट की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर दबाव आ जाता है तो 405 अगर टूट जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी अनवाइंडिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पर वापस ट्रेंड थोड़ी वीक हो सकती है, बट फिलहाल अगले 2 दिनों के लिए पॉसिबिलिटीज कम है। मुझे लग रहा है 425 का ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जहां पर रखनी है आपको नजर। रेडार पर रखिए, खबर अच्छी आई है, बट ऑफ कोर्स बाजार के मूड माहौल के साथ हम देख रहे हैं स्टॉक्स बहुत कम हैं जो इस समय सपोर्ट के मूड में आपको दिखेंगे। एनटीपीसी पर एक बार नजर डालिए, बाकी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, एनटीपीसी स्पाइक करके डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। किरण जी, एनटीपीसी जरा देखें सर, अच्छा मूवमेंट आ रहा है, 150-152 के लेवल पर आया इस समय। बहुत ही अच्छा मूव दिलाता नजर आया और अच्छे खासे वॉल्यूम से साथ आया है। पिछले लगभग 4-5 दिनों का जो कंसोलिडेशन का था और उसकी जो लेवल थी 150 को, उसके जब क्रॉस किया तो उधर से बहुत अच्छे वॉल्यूम से ये स्टॉक निकला है। तो अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो 150 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम अगेंस्ट द ग्रेविटी या अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इधर से 156-159 के टारगेट्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए।
तो ये है आपके लिए एनटीपीसी जहां पर रखनी है आपको नजर इस समय। इस बीच अवंती फीड्स, इस पर भी रखिए नजर, और अच्छी खबर कंपनी के लिए आती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले हमने हाईलाइट भी किया था आपके लिए, यूएस एफडीए ने इनको कई सारे प्रोडक्ट्स के रिकॉल के लिए कहा गया था, क्योंकि वहां पर कुछ परेशानियां पाई गई थी। सीडीसी, यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इसकी रिकमेंडेशन पर यूएस एफडीए ने रिकॉल की इन्हें सलाह दी थी। अब वो जो यूएसएफडीए का एक्शन था उसे वापस ले दिया गया है, यानी कि अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वापस ये अमेरिकी बाजार में बेच सकते हैं। ये कंपनी को अभी अभी पता चला है। तो अवंती फीड्स पर रखिए नज़र, इसके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है और स्टॉक भी उसी बेसिस पर रिएक्ट कर रहा है। इस समय स्पाइक आ रहा है इस चार्ट पर, यूएसएफडीए की तरफ से राहत मिली है जहाँ तक अवंती फीड्स का सवाल है। आइए नज़र रखिए इस काउंटर पर, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। चलते हैं सचिन जी के पास, कॉल है उनकी तैयार, BTSTT। बताएं सर। पांचू, पिछले कुछ दिनों से हम कोटक महिंद्रा बैंक पे एक 1920 के टारगेट के साथ फॉरवर्ड थे, एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अगले कुछ दिनों के लिए दिख सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1918 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1865 का, एंड वापस सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1845 का। मुझे लग रहा है वापस एक बार ये रिबाउंड कर सकता है अपने मीन पर। तो बिकवाली करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर को। सबसे जो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक था उसी पर अब आपके बिकवाली आती हुई दिख रही है। कोटक बैंक रीसेंट गिरावट में भी इसने होल्ड आउट किया था, पर अब लग रहा है कि ये कमज़ोर होने की तैयारी है। 1900 के लेवल के नीचे आया है, 1865 1845 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप करें बिकवाली। आइए बैन से बेनिफिट इस सीरीज में आखिरी बार जान लेते हैं क्या फाइनल बदलाव होंगे। इंडिया बुल्स ही है बैन में, आशीष के साथ बैन से बेनिफिट। आशीष, वैसे तो पिछले 2 दिनों में दोनों स्टॉक्स करके एक ही बच गया है, अब क्या बदलाव होगा? अब कोई नहीं बचेगा। ये भी जो बाहर है बाहर आ जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 77% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। फिलहाल कोई स्टॉक ऐसा है नहीं जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि बैन में आए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है बैन से बाहर आ जाएगा। बैन से बाहर आने के लिए तैयार है इंडिया बुल्स हाउसिंग। आइए एक बार इसके चार्ट पर भी राय लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 3% नीचे IB हाउसिंग का शेयर दिख रहा था, अभी भी वैसे ही इसके हालात हैं। जरा राय दें इस पर जय, इंडिया बुल्स हाउसिंग। वैसे तो ये सीरीज काफी खराब रही है और ब्रेकडाउन के बाद संभला नहीं है, अब आखिरी दिन सीरीज के बैन से बाहर आ जाएगा। वेल ओवरऑल अभी भी व्यू इस पे दीप मेरा तो नेगेटिव है, बिकॉज देखिए ओवरऑल कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं है, कोई ट्रिगर्स नहीं है डेटा पर, चार्ट्स पर, कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव देखने मिले। आई मीन थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है फॉर श्योर, बट देन ट्रेंड काफी नेगेटिव है ये स्टॉक में अभी भी। एज फार एज प्राइस एक्शन आप देखिए कि मोमेंटम देखिए, सो कोई क्लियर सिग्नल नहीं है फॉर टू कॉल दिस स्टॉक रिवर्सल फ्रॉम डाउन टू अप। एंड टिल दैट डजंट हैपन, तो ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में ही रहेगा दीप, तो कभी भी जब तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, कभी भी ऐसे ही मौके ढूंढने कि इसमें से एग्जिट करे या तो इसमें शॉर्ट करे। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें अगर थोड़ा बाउंस आ गया तो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी रेदर देन आइडेंटिफाइंग द बॉटम्स आउट हियर। तो हर बाउंस पे शॉर्ट है, यही बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बॉटम नहीं ढूंढना है, यहाँ तक इसका सवाल है। बट ऑफ कोर्स कल बैन से बाहर होगा। शॉर्ट होते जा रही है, शॉर्ट होते जा रहे हैं 280 250 230 200 तो डबल डिजिट 150 तैयारी में, मतलब अंदर ही घुस जाएगा। अंदर ही घुस जाएगा। हाँ? जय कितना और शॉर्ट होगा? अनिल जी देखिए ओवरऑल ट्रेंड काफी नेगेटिव है, ये ट्रेंड को देख के तो ऐसा लगता है कि उसके प्रीवियस लो तो ब्रेक होने चाहिए, विच वाज एट अराउंड 80। सो 80 रुपए तो ब्रेक होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा लग रहा है। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। 80 के टारगेट सब जय की तरफ से आ रहे हैं, देखते हैं। वैसे ये सीरीज काफी खराब रही है इस काउंटर के लिए। आइए कुछ और नतीजों पर है हमारी नजर, और कोल इंडिया, इसके नतीजे कैसे रहेंगे? काफ़ी चर्चा में रहा है रिसेंटली पावर शॉर्टेज, पावर डिमांड, कोल शॉर्टेज को लेकर। नतीजे कैसे रहेंगे आशीष बताइए कोल इंडिया। दीपांशु, बढ़िया नतीजे रहेंगे। सबसे पहले देखिए कि इनकी जो टॉप लाइन है इसमें आपको 14% का इजाफा नजर आएगा, और दरअसल तिमाही के दौरान देखें तो ई ऑक्शन जो रियलाइजेशन है यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बढ़त है।
जिसके चलते जो एबिटा है इसमें आपको 27% की जो ग्रोथ है वो नजर आएगी। 8,102 करोड़ का हमारा एस्टिमेट है। और मार्जिन्स की बात की जाए तो 24% से सीधे बढ़कर 27% सालाना आधार पर देखें तो करीब 3% का इजाफा जो है आपको कंपनी के मार्जिन्स में नजर आएगा। और बॉटम लाइन में भी देखें यानी मुनाफे में भी देखें तो 29-30% की ग्रोथ जो है वो बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। लेकिन डिविडेंड कितना आता है, साथ में अगर आप देखें तो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर क्या योजना है, और अब कीमतें बढ़ने की तो कोई बात नहीं कर रहे। कुछ 3 से 4 क्वार्टर पहले खबरें आई थी कि कीमतें बढ़ाने वाले हैं, अब तो फिलहाल उम्मीदें कम है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे अच्छे आएंगे। तो आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे अच्छे ही आएंगे कोल इंडिया के। नजर रखते हैं इस रेडार पर। अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी भी फोकस में आया था। कोल इंडिया एनटीपीसी इस सीरीज में दोनों ही स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में आपके रहे हैं। बट चंबल पर ऑलरेडी सेल कॉल आ चुकी थी। डेल्टा की हमारी बात अभी। अनिल जी, ग्रैन्यूल्स 2 दिन पहले ही हमारे रेडार पर दोबारा आया था, 10% भागा था उस दिन। राइट, सारी गेंस आज गिव अप कर गया पूरा। जितना भागा था उतना ही गिव अप कर चुका है ग्रैन्यूल्स। ओहो, तो बड़ी मुश्किल से वापस रेडार पर आया और उसी तेजी के साथ रेडार से अब ये बाहर भी जा रहा है ग्रैन्यूल्स। इस पर एक बार सिमी जी से मेरा चार्ट चेक कर लूं। सिमी जी, ग्रैन्यूल्स क्या चल रहा है? ये हफ्ता काफी वॉलेटाइल हो गया इसके लिए। दीपांशु, मुझे लगता है कि मार्केट एक्चुअली वीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर ग्रैन्यूल्स का ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो उतना भी खराब नहीं लग रहा है दीपांशु। तो मुझे लगता है कि ग्रैन्यूल्स में जिन्होंने पहले से पोजीशन बना के रखा है, अगर लॉन्ग साइड पे बना है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। पर मुझे मतलब डेली चार्ट मुझे कन्विंसिंग लग रहा है, मतलब बायर्स के लिए तो खराब नहीं लग रहा है। एक स्टॉप लॉस मैं दे सकती हूँ, स्टॉप लॉस फॉलो करें अगर कोई पोजिशनली होल्ड कर रहा है तो। स्टॉप लॉस होगा 260 के नीचे, 60-65 के नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस। तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, 60 के नीचे स्टॉप लॉस फॉलो कर जाइए, या 250 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 250 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगा तो ये वापस से उसी रेंज पे आ जाएगा जहां से इसका वीकनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स जिस पर रखनी है आपको नजर। उतना खराब नहीं है, हालांकि आज 10% का फॉल जरूर इस पर आया। आइए फिर फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी दिन की ले लेते हैं अनिल जी से। सर, सुस्त है डाउ फ्यूचर्स, एकदम सपाट आप कह सकते हैं। तो पिछले 1 घंटे में एटलीस्ट कोई मूवमेंट नहीं हुआ है जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है। नास्डैक फ्यूचर्स पर भी कोई मूवमेंट नहीं होते दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी है, लगभग 0.5% ऊपर तक यूरोप के बाजार आपको जाते हुए दिखेंगे। और कच्चा तेल 114-115 पर ब्रेंट मेंटेन्ड है, वहां पर कुछ बड़ा मूव नहीं आते हुए दिखा है। डॉलर इंडेक्स भी एकदम सपाट है। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। हम कमजोर जरूर क्लोज हो रहे हैं। सर, क्या करके जाना है? दीप, अच्छी क्लोजिंग तो नहीं हो रही है। बस यही कि जो हम कह रहे हैं 16,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, तो वही ठीक है। और बैंक निफ्टी भी वही 34,200 34,300 के आसपास जो सपोर्ट है उस रेंज के ऊपर ही बंद हो रहा है। सो बैंक निफ्टी में तो कोई खास ऐसी समस्या अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे आई नहीं है। निफ्टी में खराब तो क्लोज हो ही रहे। अब फ्रेश खराब तो तब होंगे जब हम 15,800 के नीचे बंद हो गए। तो कल से जितने खराब हुए उतने ही आज खराब है। तो मेरे ख्याल से नया कुछ करने जैसा है नहीं, क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत ऊपर नीचे है। डाउ फ्यूचर्स पूरे इस वक्त 5 पॉइंट नीचे, 5% नहीं है, आजकल 5% होते हैं। 4-5% ऊपर नीचे हो जाते हैं। आज सिर्फ 5 पॉइंट नीचे। तो पता नहीं अब ये 5 पॉइंट जो नीचे 500 ऊपर होंगे पॉइंट या 500 नीचे होंगे, भगवान जाने। सो बेटर ये है कि आराम से फिर शांति से बैठते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कल की कल देखी जाएगी। मंथली एक्सपायरी भी है, ऐसा तो है नहीं कि डाउ ही है, आपके पास दूसरे काम भी लाइफ में बहुत है। तो कल की एक्सपायरी निकल जाने दीजिए। और ऐसे कमज़ोर हैं तो कोई खरीद के जाने का मौका बनता नहीं है। 16,000 ऐसी जगह हैं, और जो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल देखकर, और जैसे 3 दिनों से आप गैप से खुल जाते हैं, शॉर्ट करके गए 100 पॉइंट ऊपर खुले तो टेंशन है। सो ऐसा काम ही क्यों करना है जिसमें टेंशन आए, करते वक्त भी और रात भर भी और फिर वापस सुबह खुलते वक्त भी। करेक्ट। तो 3 वक्त की टेंशन लेकर कोई ऐसा तो है नहीं लंच ब्रेकफास्ट डिनर है जो लेके करना ही करना है। आराम से ये कल देखें, कहीं बाजार कहीं जाने वाला थोड़ी है। रोज खुलता है 9:15 बजे, रोज 3:30 बंद होता है। कभी कभी लाइफ एंजॉय करें, नोटा का इस्तेमाल। चलिए, नोटा का इस्तेमाल बेस्ट रहेगा इस मार्केट के लिए। कल आएंगे फिर से फ्रेश व्यू लेंगे बाजार पर। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर जल्दी से नजर डाल देते हैं। वायदा कारोबार के स्टॉक्स में तो ऑलरेडी एक तो एक्सपायरी का भी प्रेशर है और ऊपर से बाजार का भी मूड माहौल खराब हुआ है, तो वहां पर तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। कुछ
कैश स्टॉक्स जरूर हैं जहां पर अच्छी मूव आ रही है, और हिंदुस्तान जिंक इस पर रखे नजर। आज दोपहर को हमने एक्सक्लूसिवली आपको बताया भी था कि इसकी विनिवेश की तैयारी हो रही है। लगभग 29% हिस्सेदारी बिकने वाली हिंदुस्तान जिंक के, और उसके बाद स्टॉक ने भी रिएक्ट किया था। बंसल जी, एक व्यू दें जरा हिंदुस्तान जिंक के चार्ट पर, और आज होल्ड आउट कराए, कल के लिए कोई राय? देखिए दीपांशु, मुझे तो चार्ट भी अच्छा लगता है, और काफी बार मैंने इसको स्टॉक को 2-3 बार रिकमेंड भी करा है, बट स्टॉक ऊपर से नीचे आता है और अब दोबारा से अब 300 रुपए के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 300 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो डिलीवरी में बाय एंड होल्ड की राय होगी। बिल्कुल, तो डिलीवरी में बाय एंड होल्ड की ही राय रहेगी। सचिन जी, मिंदा इंडस्ट्रीज नतीजे अच्छे आए थे, 1:1 का बोनस भी है, इसके चार्ट पर राय दें। 6% ऊपर। जी दीपांशु, मिंदा इंडस्ट्रीज राइट 894 पे है, एंड इनफैक्ट जिस तरीके से वापस इससे एक उछाल बनाया है, मुझे लग रहा है पिछले जो कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स को रिटेन करना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। जल्द ही मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है, लगभग अराउंड 920 935 के जोन के लिए। तो खरीदारी करने की पोजीशन आपको बरकरार रखनी है 865 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यह है आपके लिए मिंदा इंडस्ट्रीज। आज पूरे दिन इंश्योरेंस स्टॉक्स ने अपने गेन्स होल्ड करें। सुबह से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, ये तीनों रेडार पर आ रहे थे, और एचडीएफसी लाइफ देखिए सुबह से ही गेन्स अपनी होल्ड करते हुए क्लोज हो रहा है। किरण जी, एचडीएफसी लाइफ में कुछ व्यू सर? एचडीएफसी लाइफ में मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, और जैसे आपने कहा बिल्कुल आज सवेरे के गेन्स होल्ड किया है अगेंस्ट द मार्केट। तो अभी लॉन्ग पोजीशंस रखने के लिए कैश लेवल्स के सपोर्ट स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। 566 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 585 85 ये टारगेट्स रहेंगे। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई लाइफ पर भी सुबह से ही आपने अच्छा मोमेंटम देखा है, तो इस काउंटर पर भी नजर रखिएगा। जय, जरा एचडीएफसी बैंक पर अपनी राय दें। 1280 से बाउंस बैक हुआ है, होल्ड आउट करा है। आज थोड़ा चॉपी जरूर रहा है इसका चार्ट, बस पिछले कुछ दिनों से एचडीएफसी बैंक हल्की हल्की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एटलीस्ट उतना खराब नहीं हुआ है, इवन दो बाजार में काफी उतार चढ़ाव बना हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दीप। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाकई में थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। कोटक बैंक तो हम 2 दिन से रेकमेंड करते आ रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट अच्छे खासे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। एंड जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, इसमें गिरावट एटलीस्ट नहीं देखने मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो स्टेबल हो चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पर। एक लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे दीप तो थोड़ा बहुत एक रिवर्सल भी देखने मिल रहा है। आई मीन अब 1300 के लेवल जब तक होल्ड कर रहा है ये स्टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है कि टिल 1300 लेवल से हेल्ड ऊपर में हमें लगभग 1360-80 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इट कैन बाउंस बैक अलोंग लाइक कोटक बैंक, बिकॉज कोटक बैंक में गिर नहीं रहा था पहले। अगर देखेंगे आप, स्लोली स्टेडीली कंसोलिडेट कर रहा था और फिर उसमें रिवर्सल देखने मिला। हालांकि उसका जो पैटर्न है वो काफी टाइम फ्रेम वाइज, जो टाइम वाइज काफी बड़ा था कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। बट इस मार्केट्स ऑफ फ्रैक्टल तो कुछ हायर टाइम फ्रेम पे, कुछ लो टाइम फ्रेम पे दिखता तो सिमिलर है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में सिमिलर काइंड ऑफ एक पैटर्न कंसोलिडेशन का फॉर्म हो रहा है लाइक दैट ऑफ कोटक बैंक। ये कंफर्म हो सकता है जब तक ये 1300 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1300 ब्रेक होता है तो रिवर्सल माने, अदरवाइज ये 1350 60 एंड देयर आफ्टर 1380 यहाँ तक का तो एक बाउंस दिखा सकता है। छोटा पैटर्न है तो टारगेट भी ऊपर की तरफ छोटा ही आएगी, अनलाइक कोटक बैंक। छोटा पैटर्न है तो टारगेट भी ऊपर की तरफ छोटे आएंगे, बट नजर रखनी है जहां तक सवाल है एचडीएफसी बैंक का। और नजर रखिए डिवीज लैबोरेटरीज 3 दिन में 20% टूट चुका है, यानी कि अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें तो 3 ही दिनों में बेयर मार्केट में आ गया ये स्टॉक। 3 दिन पहले 4500 का लेवल था, आज 3500 के लेवल पर डिवीज लैब आपको आते हुए दिखा है। तो कोई सपोर्ट इस काउंटर पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। किरण जी, एक व्यू दे दें 3500 पर डिवीज लैब, और स्पेशली ये जो 3 दिनों की गिरावट है सर इस पे। नहीं, और काफी ओवरसोल्ड है, इधर बेचने की सलाह नहीं है। इधर से एक बाउंस बैक आना चाहिए, पर कब आएगा ये कहना मुश्किल है। पर बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से 3850 3870 ये लेवल्स वापस एक बार टेस्ट हो जाने चाहिए, और जब ये लेवल्स टेस्ट होंगे तब एक रिव्यू लेना चाहिए। नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट है
वो रहेगा लगभग 3300 का। तो मेरा मानना है कि पहले पुल बैक आना चाहिए, उसके बाद अगर नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे तो मिल सकते हैं, पर मेरा मानना है कि एक पुल बैक रैली आना चाहिए। पुल बैक आएगा, उसके बाद फिर गिरेगा, तब आप तैयार हो जाइएगा। ओके, ये है आपके लिए कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक और दिन ऐसा ही रहा, अच्छी शुरुआत और फिर गिरावट और ऑलमोस्ट डेज लो पर बाजार बंद हो रहे हैं। तो 3 दिनों से हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल मार्केट एक्शन ग्लोबली और हमारे बाजारों के लिए भी। एनटीपीसी आज का टॉप गेनर था, 4% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईटीसी, ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फार्मा भी इसमें जोड़ दीजिए, जिनकी वजह से बाजार को सहारा मिला है। पर सामने ब्रेकडाउन देखिए, एशियन पेंट्स 8%, अदानी पोर्ट्स 6%, डिवीज लैब 4%, यूपीएल 3%, और फिर सारे आईटी स्टॉक्स देखिए जहां से सबसे ज्यादा आज गिरावट आई है। टीसीएस 3%, तो यही काउंटर गिरा है। इसके साथ ही टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, हिंडाल्को, तीनों बिरला ग्रुप कंपनीज में हमने वीकनेस आती हुई देखी है। टाटा मोटर्स यहां पर कमजोरी थी, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील दोनों गिरे हैं। एसबीआई यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है, एलएनटी ये भी गिरा है। तो सभी सेक्टर के सभी लीडर्स आज आपको कमजोर बनते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार में और ज्यादा आपको गिरावट आती हुई दिखी है। चंबल फर्टिलाइजर थोड़ी देर पहले 11% नीचे था, 10% नीचे बंद हो रहा है। ग्रैन्यूल्स 10%, डेल्टा 9%, बलरामपुर चीनी 8.5%, बिरला सॉफ्ट 7.5%, और बाकी मिड कैप आईटी भी इसमें जोड़ लीजिए। कोफोर्ज, एलएनटी टेक, एलएनटी इन्फोटेक, एम्फोसिस, माइंडट्री, ये सारे के सारे आज बुरी तरह से टूटते हुए दिखे हैं। कोरोमंडल 7% की गिरावट इस पर आई, और जीएनएफसी यहां पर भी 7% की वीकनेस आपको दिखी है। इसके साथ ही हमने देखा दीपक नाइट्राइट, ये 5.5% फिसला था। डीएलएफ, इंडिया सीमेंट्स, आरबीएल बैंक, रेन इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट, आईडीएफसी, ये सारे के सारे काउंटर्स कमजोर दिख रहे थे। कॉनकॉर, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था इनके विनिवेश को लेकर जो लैंड लाइसेंस फीस है बड़ी राहत मिल सकती है, आज स्टॉक एक्शन में भी था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सुबह से ही तेजी दिखा रहा था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये भी एक काउंटर था जो अच्छी पॉजिटिविटी दिखाते हुए दिखा। मैक्स फाइनेंशियल, इसके साथ ही एल्केम लेबोरेटरीज, नेस्ले, हैवेल्स, ब्रिटानिया, टोरेंट फार्मा, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने तेजी बनती हुई देखी है। कैश मार्केट की तरफ भी आए तो मिंदा इंडस्ट्रीज, इसकी तरफ से आपने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, नतीजे और बोनस का अनाउंसमेंट। बायर क्रॉप साइंसेज, हिंदुस्तान जिंक, हमारी खबर का इंपैक्ट इस पर आते हुए दिखा। एस्टर डीएम, नतीजों का रिएक्शन। नारायण हृदयालय 3% ऊपर था। मैक्स हेल्थ के भी अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे। केपरी ग्लोबल, वी मार्ट रिटेल, ज्योति लैब्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी थी। नतीजों के बाद गार्डन रीच 12%, ये स्टॉक टूटा है। गुजरात अंबुजा 11% नीचे। आरसीएफ, नेशनल फर्टिलाइजर, ये सारे काउंटर्स बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ फिसले हैं। एफएल इंडिया, जो स्नैप के रिजल्ट्स आए यूएस में, यहां पर दिखा 7.5% नीचे। अनिल जी, 16,000 तो होल्ड कर लिया, पर 3 दिनों से यही ट्रेंड जो था वो दिख रहा है, और थोड़ी माइल्ड आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से 34,300 का लेवल। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग 16,000 के थोड़ी सी ऊपर, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 34,300 से थोड़ी सी ऊपर। महंगाई के मोर्चे पर सरकार एक्शन में है। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाने के तेल के दाम कम करने की कोशिश में है सरकार, और इसी कड़ी में अब सरकार ने शक्कर के, शुगर के यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर भी कैप लगाया है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक पहले से लग चुकी है। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम सरकार के महंगाई कम करने के प्रयासों पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि तेल, शक्कर और गेहूं, इन तीनों पर सरकारी एक्शन से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम करने में कितनी मदद मिलेगी। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या कुछ और उपाय हैं जिनके चलते महंगाई कम की जा सकती है। जुड़ेंगे हमारे साथ सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, राकेश मोहन जोशी साहब, प्रोफेसर हैं वो IIFT के। इन तीनों से करेंगे बातचीत शाम 5 बजे। ज़रूर देखिएगा हमारा विशेष शो। महंगाई अभी बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। टॉपिक बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ओके। आपकी खबर आपका फायदा एक ऐसा शो है जिसमें सिर्फ आपकी और आपके फायदे की बात होती है, इसलिए आपकी सलाह पर आपका फेवरेट शो अब नए समय पर आ रहा है, जहां अगले हफ्ते से, आज से नहीं, अगले हफ्ते सोमवार से आपकी खबर आपका फायदा का शो का समय हो गया है चेंज। अभी आज देखा ना कितना बजे, महंगाई की अंगड़ाई 5 बजे देखनी है, अब 6 बजे होगा। सोमवार से 6 बजे रट्टा मार लीजिए, याद कर लिए। 5 बजे आएंगे तो ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा 5 बजे भी आपको बहुत कुछ देखने को, लेकिन आपकी खबर आपका फायदा सोमवार से शुक्रवार 6 बजे याद कर लिए। मैं करा दूंगा, बार बार रटा के याद करूँगा। आपकी खबर आपका फायदा 6 बजे, आपकी खबर आपका फायदा 6 बजे याद तो कराना, हाँ कराना पड़ता है। फिर बोला हमको तो पता ही नहीं चला, हम तो भूल गए थे। ऐसा हमारे काफ़ी पैनलिस्ट हैं, वो भी बोल देते हैं, दर्शकों की तो बात छोड़ दीजिए,
और जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो समझ भी गए। ओके, आइए, कौन कौन मुस्कुरा रहा है दीप, जरा देखना है आप लोगों का। ये सब लोग भूलने वालों में, इन सब लोगों को देख लीजिए, सब भूलने वालों में, जो मुस्कुरा रहे कभी कभी भूले होंगे कोई न कोई बात, इसी वजह से। जय, बहुत मुश्किल से जय, खुल के हंसिए, ऐसा मुस्कुराहट दबाने से ऐसा छुप नहीं जाएगा कि आप भी भूलते हैं। ओके, तो चलिए, क्या है कि सब लोग मुस्कुरा देते तो सब एक जैसे, हाँ, नहीं तो क्या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स किसी को हो जाए वो ठीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए कोई बात नहीं, किसी एक को सुपरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कि बाकी 5 ऐसे मैं नहीं ऐसा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन के तौर पे वागले साहब है, हाँ, वागले साहब नहीं भी हंसे तब भी इसी में माने जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। और म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट या रेगुलर प्लान को लेकर अक्सर निवेशकों में काफ़ी उलझन रहती है और इसका अंतर सही से समझ नहीं पाते। ये दोनों म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के हैं। जहाँ म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन या ब्रोकरेज नहीं होता, ब्रोकर शामिल नहीं होता, आप सीधे म्यूचुअल फंड को एप्लीकेशन दे सकते हैं। वही रेगुलर प्लान अलग तरीके के हैं, इसमें ये सारे कमीशन ब्रोकरेज वगैरह आपके सारे लगते हैं। तो क्या इन दोनों के फंड के रिटर्न में कुछ फ़र्क आता है? आपको डायरेक्ट प्लान चुनना चाहिए या रेगुलर प्लान चुनना चाहिए? इन सब पर बातचीत करेंगे 6:30 बजे। देखिए मनी गुरु में, मुनाफे का प्लान डायरेक्ट या रेगुलर? डायरेक्ट किससे निकला? ये पेटीएम का चल रहा है ना आजकल, ये इतना जोर से डायरेक्ट काम पेटीएम में होता ना। नया किसका है ये? पेटीएम का है, किसका है? आजकल आईपीएल देखने में एक तो है ना नए ऐड, किसका है? नहीं, डायरेक्ट किसी का तो यार, जब बताओ कोई, सब लोग खाली क्रिकेट ही देखते हो, ब्रेक में इतने लोग पैसा खर्च करके ऐड देते हैं, आप लोग कोई देखते नहीं हो, थोड़े तो देखा करो। किसी को तो याद आएगा, जब तक आप ढूंढने तब तक मैं बता दूं, डायरेक्ट या रेगुलर। हमारे साथ होंगे मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट, जो देंगे आपके सवालों के जवाब भी। मुनाफे का प्लान डायरेक्ट या रेगुलर? जी बंसल जी बताएं। अनिल जी, आप भी एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखते हैं? आप भी आईपीएल अनिल जी वहीं जाके देख रहे हैं, जो मैंने देखा है 2 आईपीएल तो अनिल जी वहां जाके देख के आए हैं आप। अरे 70-80 मैच में से 2 देखे हैं बंसल जी। अजीब सा लगता है अनिल जी, 70-80 में से 3 देखे, एक का फोटो डाला नहीं इसलिए आपको पता नहीं है, 2 के डाले तो इसलिए आपको पता है। तो अच्छा, वहां पे भी बीच बीच में तो आते ही हैं, ऐड तो आती हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन मनी गुरु का। अब आइए, रात 8 बजे मुंबई की सड़कों पर एक नई दिक्कत खड़ी हो गई और यहाँ की सड़कों पर निजी कारों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। इंडिया 360 डिग्री में हम बात करेंगे कैसे कार मुंबई की सड़कों पर नई सरकार बनती जा रही है और कैसे इसका विश्लेषण हम पूरा करेंगे। सड़कों की नई सरकार, ये है हमारी आज की कवर स्टोरी। स्पाइसजेट के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है और इससे कई उड़ानें प्रभावित हुई है, पूरा मामला समझाएंगे। हैकर्स का हवाई अटैक, ये हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। अमेरिका का एक स्कूल फिर गणतंत्र, आप गणतंत्र मत समझ लेना, रिपब्लिक नहीं, गन बंदूक, गणतंत्र की भेंट चढ़ गया। और यहाँ एक स्कूल में एक सिरफिरे आदमी ने 19 लोगों की जान ले ली है। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे आखिर अमेरिका में क्यों होती है इतनी ज़्यादा गोलीबारी की घटनाएं। अमेरिका का गणतंत्र और ब्रिटेन में डेंटिस्ट की भारी कमी है। वाओ, इतनी कमी की एक महिला ने खुद अपने 13 दांत उखाड़ लिए। ये क्या? हाँ, बंसल जी सोचे खुद के उखाड़े तब तक ठीक है, दूसरों के ना उखाड़े। लेकिन क्यों ब्रिटेन में है डेंटिस्ट की कमी और क्या है इसकी वजह, बताएंगे पूरी बात। ब्रिटेन का दांत तोड़ संकट, देखना मत भूलिएगा। रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी। कुछ बेहद इंटरेस्टिंग, कुछ बेहद बेहतरीन खबरें आपको देखने को मिलेगी आज। ये है आज का पूरा आपके लिए एक्शन। विदा लेने का वक्त। बंसल जी, आशु सर, दिल्ली से 2 ही जने हैं, ओके। मुंबई से भी दोनों हैं हमारे, सचिन जी और जय ठक्कर साहब, और पुणे वाले किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।